एक बार प्रेम से बोलिए फिजिक्स महाराज की जय। तो जी हाँ, आप सभी लोग जैसा कि जानते हैं कि हम हर एक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो वीडियो जो है डालते रह रहे हैं, अपलोड करते रहे इस चैनल पे। तो आप सभी से नम्र निवेदन है कि आप लोग वैसे ही प्लेलिस्ट से जो है जाकर के देखा करेंगे, क्योंकि हम हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज जो है प्लेलिस्ट बना दिए हैं। उसी क्रम में आज जो है हम लोग फिजिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं और इस फिजिक्स का आज हम लोग पहला चैप्टर का, जिसका नाम है प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन, ठीक है। इस चैप्टर का जो है टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ध्यान रखिएगा वो 122 गो है। टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जी 122 गो है, जिसे हम लोग 3 पार्ट में बांट करके देखने वाले हैं, ठीक है। पहले पार्ट जो कि आप लोग यहाँ पे वीडियो में देख रहे हैं ये पार्ट 1 है, ध्यान रखिएगा। इसमें हम लोग क्वेश्चन संख्या 1 से लेकर के क्वेश्चन संख्या 40 तक का डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो है एक पार्ट 2 अपलोड होगा। पार्ट 2 जो है ध्यान रखिएगा, इसमें क्वेश्चन संख्या 41 से लेकर के क्वेश्चन संख्या जो है 80 तक जो है इसमें पढ़ाया जाएगा। उसके बाद जो है पार्ट 3 अपलोड होगा और इस पार्ट 3 में ध्यान रखिएगा क्वेश्चन संख्या 81 से लेकर के क्वेश्चन संख्या 122 तक के टोटल प्रश्नों को सॉल्व कर दिया जाएगा। यानी कि एक वीडियो में लगभग 40 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो आप लोग इस सब वीडियो को कहां देख सकते हैं, तो आप लोग इस बार भी प्लेलिस्ट से ही आप लोग को पढ़ना होगा। तो जितना भी आप लोग जो है प्लेलिस्ट से पढ़ने का प्रयास करेंगे, आपका चैप्टर जो है उतना ही क्लियर होता जाएगा। और आप लोग को पता है कि हम एक एक सवाल को बहुत अच्छे ढंग से डिस्कस करते जा रहे हैं और आप लोगों को समझाते जा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग प्लेलिस्ट से जाकर के तीनों वीडियोस को देखिएगा और साथ ही साथ, ठीक है, आप लोग बाकी चैप्टर को भी वीडियो जरूर देखने का प्रयास कीजिएगा। तो अब इतना बकवास कर लिए, तो अब आगे बकवास नहीं करेंगे, इसका गारंटी हम लेते हैं और आते हैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे देखिए क्या लिख रहा है जी, जल की एक गोलीय बूंद में व्यास के अनुदिश आपतित प्रकाश की किरण कितनी बार अपवर्तन होगा। इस सवाल को अगर समझना है तो एक आप लोग जो है गोलीय बूंद ले लीजिए, ठीक है। एक जल का गोलीय बूंद हो गया, ठीक है। इसमें जो है ध्यान रखिएगा व्यास, यहाँ पे मान चले कि व्यास जो है केंद्र से होकर गुजरता है और इसी के अनुदिश ध्यान रखिएगा प्रकाश क्या करते हैं जी, आपतित कराते हैं। प्रकाश से किरण का करते हैं जी, इसी के दिशा में जो है आपतित करा देते हैं। तो ये जो है गोलीय जो जलीय बूंद है, ठीक है, इससे कितनी बार अपवर्तन को दर्शाएगा। तो आप लोग इसका आंसर ध्यान रखिएगा 1 होगा, यानी 1 बार अपवर्तन दर्शाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। कैसे, थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं इसके बारे में। देखिएगा यहाँ पे ध्यान से कि ये जो है यहाँ पे जल हम लोग ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं जी, नीचे हम लोग जल ले लेते हैं। आप लोगों को ये बात पता होगा, ये जो है हम लोग नीचे जल लेते हैं, ठीक है। अब इस जल में ध्यान रखिए इधर जो है वायु है, यानी कि क्या चीज है, वायु यानी कि विरल माध्यम है, और यहाँ पे जल यानी कि सघन माध्यम है इसके अपेक्षाकृत, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों को पता है कि एक अभिलंब हम लोग खींच लेते हैं, ये अभिलंब हो गया। अगर हम लोग प्रकाश से किरण को यहाँ से हम लोग क्या करते हैं जी, आपतित कराते हैं इस आपतन बिंदु पे। तो आप लोग को पता है कि ये जाना चाहता था इधर, लेकिन इस सघन माध्यम होने की वजह से विरल से सघन में प्रवेश करेगा तो क्या होगा जी, ये अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या होगा अगर, ध्यान रखिएगा, इसी पथ पर जो है इसको यानी कि आपतित करा दे, यानी कि जो अभिलंब है उसी पथ पर जो इसको आपतित करा दे, यानी कि लंबवत यानी कि आपतित करा दे इसके पथ के, ठीक है। तो आप लोग कहेंगे सर यहाँ पे अपवर्तन कोण 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभिलंब और आपतन कोण के बीच का कोण जो है अपवर्तन कोण, परावर्तन कोण का क्या बोल रहे हैं, अभिलंब और आपतित किरण के बीच का जो कोण होता है वो होता है आपतन कोण। और यहाँ पे आपतन कोण जो है आई का मान जो है ध्यान रखिए, कोण आई का जो मान है वो 0 है, ठीक है। कोण आई का मान क्या है जी, 0 है। कैसे है, तो देखिए यहाँ पे अभिलंब और इसी पर जो है आपतित किरण है, तो दोनों एक ही बने की क्या चीज, एक ही बने की एक पर एक जो है यहाँ पे उपस्थित है, यानी कि संपाती, ध्यान रखिएगा। तो संपाती होने के वजह से दोनों के बीच का जो कोण होगा वो 0 डिग्री होगा। तो यहाँ पे 0 डिग्री हो गया, ठीक है। अब आप लोग जानते हैं स्नेल के नियम से जो है अपवर्तन करने के सूत्र होता है वो होता है साइन आई बटा में साइन आर होता है, ठीक है। तो आप लोग को ये बात पता है, साइन आई बटा में साइन आर। अगर हम लोग अपवर्तन कोण का मान ज्ञात करना चाहें तो यहाँ पे क्या होगा जी, साइन, यहाँ पे देखिए साइन आर जो है यहाँ पे आएगा और यहाँ पे देखिए नीचे जो है यानी कि साइन आई और बटा में जो है ए म्यू आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए साइन आई का जो है, देखिए आई का मान जो है 0 डिग्री है, तो यहाँ पे साइन 0 बिठाएंगे तो साइन 0 का जो मान होता है वो 0 होता है। यानी कि यहाँ से आप लोग देख सकते हैं साइन आर का वैल्यू क्या निकला जी, देखिए ऊपर 0 है तो 0 में म्यू से भाग देंगे तो ये 0 हो जाएगा पूरा का पूरा। और 0 जो होता है ध्यान रखिएगा वो साइन 0 का ही मान होता है, 0 जो होता है वो साइन 0 का मान होता है। इसलिए आर का मान क्या निकलेगा जी, यहाँ पे 0 डिग्री निकलेगा, यानी कि कोण आर का मान भी 0 हो जाएगा, यानी कि अपवर्तन कोण भी 0 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे कोई अपवर्तन दिखाने वाला नहीं है। अब यहाँ पे समझिए कैसे, यहाँ पे पता किए कि लंबवत यहाँ पे क्यों हम रूल लगा रहे हैं, समझिए ध्यान से। आप लोग पढ़े होंगे 10वां क्लास के 10वां चैप्टर जो मैथ हम पढ़ाए थे उस ऑब्जेक्टिव में पढ़े होंगे आप लोग कि यहाँ पे केंद्र है और केंद्र से जो है त्रिज्या ध्यान रखिए, और इस पर जो है एक स्पर्श रेखा हम लोग खींच देते हैं। एक क्या करते हैं,
स्पर्श रेखा खींच देते हैं तो ये त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पर लंब होती है। अब देखिए यहाँ पे केंद्र है, तो केंद्र है तो यहाँ पे क्या होगा जी, आई जो है इसके सतह पे ध्यान रखिएगा लंबवत बनेगा कि नहीं बनेगा जी, तो आप लोग सर जी सर यहाँ पे लंब बनाएगा तो बनाएगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पे लंब होगा और यहाँ पे भी क्या होगा जी लंबवत ही आएगा, ध्यान रखिएगा। अगर व्यास के अनुदिश जो है गिराएंगे, ध्यान रखिएगा, तो क्या होगा जी, अब देखिएगा ध्यान से, अगर व्यास के अनुदिश जो है प्रकाश से किरण का आपतित कराते हैं तो यहाँ पे जो है क्या करेगा जी, ई जो है सतह के साथ 90 डिग्री कोण बनाएगा। अगर 90 डिग्री कोण बनाएगा तो इस समय अपवर्तन कोण कितना हो जाएगा जी, 0 हो जाएगा, यानी कि बिना अपवर्तित हुए ही बाहर निकलेगा, ध्यान रखिएगा। तो यानी कि अगर अपवर्तन दिखा रहा है तो क्या होगा जी, अगर पार हो रहा है एक माने क्या चीज, एक माध्यम से दूसरे माध्यम से पार हो रहा है, ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे जो है क्या चीज एक बार ही अपवर्तन दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई अपवर्तन दोनों जगह से देखने को मिलने वाला नहीं है, तो इसको हम एक सिंगल सतह मान लेंगे और यहाँ से एक बार अपवर्तन यहाँ पे दिखाएंगे, तो ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझे होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो यार चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सिंपल सा याद कर लेना कि अगर व्यास के अनुदिश जो है अगर आपतित प्रकाश से किरण को गुजारते हैं, ध्यान रखिएगा, यानी कि किरण को जो है आपतन कराते हैं चाहे आपतित कराते हैं, तो उस समय ध्यान रखिएगा बारिश के जो बूंद है वो गोलीय बूंद से कितना बार अपवर्तन होगा जी, मात्र एक बार अपवर्तन होने वाला है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे समझ लेते हैं। अच्छा एक बार और यहाँ पे सवाल को समझ लीजिए कि वर्षा के बूंद से जो है इंद्रधनुष जो बनता है उसका कंसेप्ट थोड़ा समझ लीजिए, ताकि आप लोग ये वाला कंसेप्ट जो है क्लियर कर पाए, क्योंकि परीक्षा में तो पूछ सकता है वो भी इंद्रधनुष वाला, क्योंकि आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो मान लेते हैं कि वर्षा का बूंद है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से वर्षा का जो बूंद है, ध्यान रखिएगा, अब इससे जो है यहाँ पे प्रकाश का हुआ जी, यहाँ पे प्रकाश जो है आया, ठीक है, हम यहाँ पे क्या करते हैं जी, प्रकाश से किरण को आपतित कराते हैं। अरे यार आजा, यहां से हम लोग प्रकाश से किरण करते हैं जी, आपतित कराते हैं, यहां से आपतित हुआ, ठीक है, और आपतन होने के बाद ध्यान रखिएगा ई क्या हुआ जी, यहां से अपवर्तित हुआ तो यहां पे गया, ठीक है, अपवर्तित होने के बाद और अपवर्तन होने के बाद देखिए एक बार यहां से अपवर्तन दिखा रहा है, उसके बाद जो है यहां से जो है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन दिखाता है। क्या दिखाता है जी, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, यानी कि अंदर अंदर जो है यहाँ से परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। ये क्यों होता है, इसके पीछे का रीजन जो है बहुत सारा है, आप लोग को ये सब डिस्कस करेंगे सब्जेक्टिव में, ठीक है। यहाँ पे फिलहाल समझिए कि ये जो है यहाँ पे जाएगा और यहाँ से जो है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होगा। अब पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के बाद जो है यहाँ से जो क्या होगा जी, यहाँ पे अपवर्तन फिर वापस होगा, तो इसमें जो है 2 बार अपवर्तन होता है। अगर व्यास के अनुदिश नहीं गुजारते ध्यान रखिए तो 2 बार अपवर्तन होता है। देखिए एक बार यहाँ पे अपवर्तन होगा और एक बार जो है देखिए पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, और उसको जो है फिर एक बार अपवर्तन, यानी कि 2 बार अपवर्तन होगा और एक बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होगा, ध्यान रखिएगा। तो ये जो है 3 गो जो है कंसेप्ट आप लोग याद रखिएगा इसमें का, एगो अपवर्तन, फिर पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, फिर अपवर्तन, यानी कि जो है जब इंद्रधनुष बनता है तो उसमें जो है बारिश के बूंद से 2 बार प्रकाश किरण का अपवर्तन होता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस बात को समझे होंगे। तो यहाँ पे 1 नंबर सवाल आप लोग याद कर लीजिएगा, कच्ची जी एक बार अपवर्तन होगा अगर व्यास के अनुदिश गिराएंगे तो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे जो है 2 नंबर सवाल देख लीजिए, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है, तो लेंस में जो है 2 गो मुख्य फोकस होता है। लेंस में कितना मुख्य फोकस होता है जी, 2 गो। देखिए जैसे ए जो है उत्तल लेंस है और यहाँ पे ध्यान रखिएगा अवतल लेंस है। हम यहाँ पे 2 गो लेंस बना लिए हैं, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस बना लिए। यहाँ पे प्रधान अक्ष होगा और यहाँ पे भी प्रधान अक्ष होगा, दोनों पे प्रधान अक्ष बना लिए। अगर इधर से प्रकाश से किरण गुजारते हैं तो ये प्रधान अक्ष यहाँ पे कटेगा, और इधर से प्रकाश से किरण गुजारते हैं तो ये प्रधान अक्ष यहाँ पे कटेगा, यानी कि जिस बिंदु पर काट रहा है उसको फोकस बोलेंगे, ध्यान रखिएगा। तो इधर से गुजारते हैं तो एगो फोकस, इधर से गुजारते हैं तो एगो फोकस, 2 गो फोकस प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे देखिए ये है अवतल लेंस है, तो यहाँ से अगर गुजारेंगे तो क्या होगा जी, इधर फैलेगा और लगेगा चीज कि यहाँ से आ रहा है, यहाँ से लगता है कि जाता हुआ आएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ से फिर समांतर प्रकाश किरण गुजारते हैं तो ये भी क्या लगेगा जी कि यहाँ से जो है जा रहा है, यानी कि यहाँ से ये अपवर्तन दिखाएगा, लेकिन लगेगा चीज यहाँ से आ रहा है। तो देखिए एक इधर रहने की फोकस होगा, उस तरह से जब इधर से गुजारेंगे तो क्या होगा जी, एक इधर भी फोकस बनेगा, यानी कि एक लेंस के 2 गो फोकस होते हैं। एक लेंस से कितने फोकस होते हैं जी, 2 गो फोकस होते हैं, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इस चित्र के बेसिस पे याद रखिएगा तो आपको ज्यादा दिन तक ले याद रहेगा। अब यहाँ पे तीसरा नंबर सवाल देख लेते हैं, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण जो होता है, ध्यान रखिएगा, समतल दर्पण ये हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। हमेशा कौन सा प्रतिबिंब बनाता है जी, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। समतल दर्पण का थोड़ा सा और विशेषता ध्यान रखिएगा, दूरी भी समान रखता है। दूरी क्या रखता है जी, समान रखता है, ठीक है, यानी कि समान दूरी पर जो है प्रतिबिंब बनाता है, यानी कि जब दर्पण से ध्यान रखिएगा जितना दूरी पर वस्तु है उतना ही दूरी पर जो है प्रतिबिंब बनाता है। दर्पण से जितना माने कि दर्पण के अपेक्षाकृत जो है जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा क्या करेगा जी, वो प्रतिबिंब भी बनाएगा, यानी कि वस्तु के बराबर लंबाई का ही प्रतिबिंब बनाता है। वस्तु जितना दूरी पर रखा होता है उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब बनाता है, और साथ में काल्पनिक बनाता है, ध्यान रखिएगा। हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनाता है जी, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। ये काल्पनिक के अलावा वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब को ध्यान रखिएगा कभी भी पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे समतल दर्पण कौन सा प्रतिबिंब बनाता है जी, तो हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और एक और फैक्ट आप लोग जरूर याद रखिएगा कि वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाता है, जितना बड़का वस्तु का उतना ही बड़का इसका प्रतिबिंब बनेगा। ये 2 गो बने के मेन कंसेप्ट है जिसको याद रखना बहुत जरूरी है। यहाँ पे 4 नंबर सवाल देख लेते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो जो सरल
सूक्ष्मदर्शी होता है उसमें जो है हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसमें एक आने की स्थिति होता है जिसमें हम लोग लेंस और किसके बीच जी, लेंस और फोकस के बीच हम लोग वस्तु को अगर रखते हैं, लेंस और फोकस के बीच वस्तु को रखते हैं, ध्यान रखिएगा, तो इसका प्रतिबिंब जो है सीधा बनता है। इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है जी, सीधा बनता है, ठीक है, सीधा बनता है, बड़ा बनता है, यानी कि आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। कौन सा प्रतिबिंब बनता है जी, आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, यानी कि बड़ा प्रतिबिंब बनता है। और साथ में जो है काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कौन सा प्रतिबिंब बनता है जी, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। इसके लिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसी खासियत की वजह से इस लेंस का प्रयोग हम लोग सूक्ष्मदर्शी में करते हैं, क्योंकि सूक्ष्मदर्शी का काम होता है कि छोटे से छोटे वस्तु को जो है बड़ा करके देखना। छोटे से छोटे जो वस्तु है, यानी कि सूक्ष्म जीव है, ध्यान रखिएगा, उसको अगर देखना है तो उसको बड़ा करके देखेंगे तभी तो हम लोग आंखों को दिखाई देगा। तो बड़ा करने का जो काम करता है कौन करता है जी, उत्तल लेंस करता है। यानी कि उत्तल लेंस उस छोटे से छोटे वस्तु को या सूक्ष्म जीव को, ध्यान रखिएगा, क्या करता है जी, बड़ा कर देता है और बड़ा करके दिखा सकता है। ध्यान रखिएगा, वो कंडीशन कौन सा होगा जी, जब उस वस्तु को फिट करें कहाँ पे जी, लेंस के फोकस दूरी, और यानी कि फोकस और लेंस के बीच अगर रखते हैं उस वस्तु को, ध्यान रखिएगा, या क्या करेगा, सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब जो है बनाएगा। इस वजह से जो है सरल सूक्ष्मदर्शी में इसका उपयोग किया जाता है। तो 4 नंबर का जो है आप लोग ऑप्शन जो है डी याद रखिएगा। अच्छा, हम 4 क्वेश्चन समझा दिए, क्या आप लोग को 4 क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? अगर नहीं आया ना जी तो आप लोग एक बार रिपीट कर सकते हैं। अगर आ गया ना तो नीचे जो है आप लोग देखिए लाइक का बटन दिया हुआ है, जरूर से दबा दीजिए, क्योंकि हमको भी लाइक जो है देख करके ना मजा आ जा रहा है आजकल, ठीक है। तो लाइक का बटन आप लोग जरूर दबाया करें, क्योंकि उस दबाना जो है बहुत अच्छी बात है, तो उसको दबाया कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं अवतल दर्पण, क्या चीज जी, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखना चाहिए। यानी कि अवतल दर्पण में ध्यान रखिएगा, कौन सा दर्पण में, जो अवतल दर्पण में आवर्धित प्रतिबिंब आता है, यानी कि बड़ा बनाना है, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब। आवर्धित प्रतिबिंब कहने का मतलब वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब हम लोग को बनाना है, ठीक है। काल्पनिक बनाना है, कैसा बनाना है जी, काल्पनिक बनाना है। तो इस बनाने का चीज अवतल दर्पण में वस्तु को कहां रखना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो हाई है अवतल दर्पण, आप लोग को पता है अवतल दर्पण में यहाँ पे जो है ध्रुव है, ठीक है, और यहाँ पे जो है कहीं पे माने कि वक्रता केंद्र है, और बीच में कहीं पे जो है चीज फोकस होगा। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में फोकस होता है। तो वस्तु जो हम रखते हैं, ध्यान रखिएगा, तो वस्तु रखते हैं तो इसमें 6 कंडीशन होता है। एक जो कंडीशन होगा वो ध्यान रखिएगा, क्या चीज, ध्रुव और फोकस के बीच रख सकते हैं। एक कंडीशन का होगा जी, ध्रुव और फोकस के बीच रखेंगे। दूसरा कंडीशन होगा क्या चीज, फोकस पर रखना। तीसरा कंडीशन होगा फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखना। चौथा कंडीशन होगा वो वक्रता केंद्र पर रखना। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच वाला जो कंडीशन होगा 5वां कंडीशन होगा, और अनंत पर रखने वाला जो कंडीशन होगा 6ठा कंडीशन होगा, ध्यान रखिएगा। तो ये कंडीशन आप लोग याद रखिएगा। तो ये पहला कंडीशन ध्यान रखिएगा, पहला कंडीशन में वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या बनता है जी, आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। कौन सा प्रतिबिंब बनता है जी, आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। दर्पण के पीछे बनता है, यानी कि काल्पनिक बनता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि आवर्धित प्रतिबिंब है। ये कौन सा प्रतिबिंब है जी, आवर्धित प्रतिबिंब है। साथ में जो है काल्पनिक है, क्या चाहिए जी, काल्पनिक है, और साथ में जो है ये सीधा भी है। एक खासियत याद रखिएगा, आवर्धित, काल्पनिक और सीधा। ये कौन सा कंडीशन में, यानी कि ध्रुव और जब फोकस के बीच रख रहे हैं वस्तु को, तब, ठीक है। वस्तु को कहाँ रखना है जी, ध्रुव और फोकस के बीच रख रहे हैं, तो उस स्थिति में ध्यान रखिएगा कि वस्तु का जो प्रतिबिंब बना रहा है अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है जी, अवतल दर्पण है, ठीक है, अवतल दर्पण है, ऊपर रेफ नहीं रहेगा, अवतल दर्पण, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस दर्पण का जो है यानी कि जब वस्तु को रख रहे हैं ध्रुव और फोकस के बीच, तो प्रतिबिंब जो बन रहा है आवर्धित बन रहा है, काल्पनिक बन रहा है और सीधा बन रहा है। यानी कि ये 3 को खासियत वाला जो है प्रतिबिंब बन रहा है, ध्यान रखिएगा। और यही तो हमको चाहिए, आवर्धित चाहिए, काल्पनिक चाहिए। तो वस्तु को कहाँ रखेंगे, तो ध्रुव और फोकस के बीच रखेंगे। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन जो है ए दिया है, वही हम लोग टिक आउट कर देंगे। उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझे होंगे। अच्छा, ये जो है एक ट्रिक होता है, ध्यान रखिएगा। इस ट्रिक का विश्लेषण हम बहुत पहले किए हुए हैं, ठीक है। तो उसका वीडियो को खोज करके हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, आप चाहे तो उस वीडियो को देख लीजिएगा ना, तो 6 कंडीशन जो है आप लोग को याद हो जाएगा। तो हम जरूर डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक जो है रखने का प्रयास करेंगे, आप लोग जा करके जरूर देखिएगा। ये ट्रिक से जो है आप लोग याद कर सकते हैं आसानी से। बहुत पहले बनाए थे, जब चैनल नया नया खोले थे ना जी, उसी समय बनाए थे हम। उस समय जो है मैंने कैसा दिखते थे आप लोग उसमें भी देख लेंगे, तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि चेहरा दिखा करके वो वीडियो बनाए हुए हैं और ओप्पो का मोबाइल से शूट किए हुए। तो आप लोग चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं, वो बहुत हेल्पफुल वीडियो। भले उस पर व्यूज नहीं गया तो कहा, आज भी नहीं जाता है, लेकिन उस समय भी व्यूज नहीं जाता था, लेकिन वीडियो तो बहुत हेल्पफुल है। आप चाहें तो देख सकते हैं, हम लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डालने का प्रयास जरूर करेंगे। 6ठा नंबर देख लीजिए, किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों के परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। तो ये दर्पण के बारे में बात कर रहा है, तो दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक चाहिए। दर्पण का फोकस दूरी क्या चाहिए, ऋणात्मक चाहिए। तो यहाँ पे बात करते हैं अवतल दर्पण का, ठीक है। किसका बात कर लेते हैं जी, पहले अवतल दर्पण का बात करते हैं। तो आपको पता है कि अवतल दर्पण जो है, ध्यान रखिएगा, इसमें प्रधान अक्ष है,
यहाँ पे कहा जी प्रधान अक्ष, तो यहाँ पे प्रधान अक्ष के समांतर अगर कोई किरण आपतित कराते हैं, ठीक है, रखिएगा, तो ये जो है परावर्तन होगा, तो परावर्तन के बाद जो है प्रधान अक्ष किसी बिंदु पर काटेगा, और प्रधान अक्ष जिस बिंदु पर काटता है उसी को तो हम लोग फोकस करते हैं। ध्यान रखिएगा कि दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद दर्पण के प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर मैंने क्या करते हैं जी, आप जिस बिंदु पर जो है प्रतिच्छेद करती है या प्रतिच्छेद करते हुए प्रतीत होती है, रखिएगा, तो उस बिंदु को ही हम लोग फोकस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपतित हुआ, और आपतित होने के बाद जो है कि यहाँ पे प्रधान अक्ष को काटा, तो क्या होगा जी, फोकस हो जाएगा, यहाँ पे जो है ध्रुव बनेगा। ये देखिए उत्तल दर्पण है, कौन सा दर्पण है जी, उत्तल दर्पण, रखिएगा। उत्तल दर्पण में भी यहाँ पे प्रधान अक्ष खींच लेते हैं। यहाँ पे जो है क्या किया जी, हमने क्या किया जी कि यहाँ पे प्रधान अक्ष जो है समांतर एक आपतित किरण को गुजारा। अभी क्या होगा जी, यहाँ पे परावर्तन के बाद जो है इधर इस दिशा में जाएगा, ठीक है, तो ये लगेगा क्या चीज कि इस इधर से आ रहा है, यहाँ से जो है माने कि क्या ये प्रकाश का जो है परावर्तन हो रहा है, कि यहाँ से जो है ये प्रकाश आ रहा है, ठीक है, तो यहीं पे क्या हो जाएगा, जिसका फोकस हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे है ध्रुव। अब आप लोग थोड़ा सा बताइएगा, चीन के परिपाटी को थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। तो चीन के परिपाटी के अनुसार ध्यान रखिएगा, चीन के परिपाटी के अनुसार सभी दूरी जो ध्यान रखिएगा ध्रुव से मापते हैं, और ध्रुव के लेफ्ट साइड का जो माने की दूरी होता है वो ऋणात्मक होता है। कैसा होता है जी, ऋणात्मक होता है। और ध्रुव का जो है राइट साइड का जो दूरी होता है, ध्रुव को राइट साइड का वो क्या होता है जी, वो धनात्मक होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ध्रुव का जो है माने कि लेफ्ट साइड वाला दूरी ऋणात्मक, और ध्रुव के राइट साइड वाला दूरी का होगा जी धनात्मक होगा। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो फोकस है उत्तल दर्पण का, ये जो है क्या चीज राइट साइड में है, यानी कि धनात्मक वाला दिशा में है। तो यहाँ पे फोकस दूरी क्या होगा जी, फोकस दूरी जो छोटका एफ होगा वो क्या होगा जी, पॉजिटिव होगा। तो ये कौन सा दर्पण का पॉजिटिव हो रहा है जी, उत्तल दर्पण का। कौन सा दर्पण का पॉजिटिव हो रहा है जी, उत्तल दर्पण का। आप लोग ध्यान रखिएगा, उत्तल दर्पण का जो फोकस दूरी वो पॉजिटिव हो रहा है, यानी कि धनात्मक हो रहा है। यहाँ पे अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी है ध्यान रखिएगा वो लेफ्ट साइड में है, यानी कि निगेटिव वाला साइड में है। इसका मतलब क्या हुआ कि अवतल दर्पण का जो है फोकस दूरी वो ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा अवतल दर्पण, कौन सा दर्पण है जी, अवतल दर्पण, इसका जो फोकस दूरी होता है वो ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पे देखिए किस दर्पण का पूछा था, यहाँ पे कौन सा दर्पण ठीक आउट करेंगे जी, अवतल दर्पण। अच्छा, समतल दर्पण का फोकस दूरी कहाँ होता है, तो ध्यान रखिएगा समतल दर्पण का फोकस दूरी अनंत पर होता है। समतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है जी, अनंत पर होता है। और अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक मतलब क्या चीज, लेफ्ट साइड में होता है। किधर होता है जी, लेफ्ट साइड में होता है, ध्यान रखिएगा, यानी कि बायां तरफ होता है। अच्छा, उत्तल दर्पण का फोकस दूरी यहाँ पे देख रहे हैं कि उत्तल दर्पण का फोकस दूरी जो है धनात्मक होता है, यानी कि पॉजिटिव होता है। और ये कहाँ होता है जी, राइट साइड में होता है। कहां होता है जी, राइट साइड में होता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये उत्तल दर्पण के बारे में हो गया। तो आप लोग से उम्मीद करते हैं कि तीनों दर्पण के बारे में आप लोग समझे होंगे। समतल दर्पण का जो है फोकस दूरी अनंत पर होता है, ध्यान रखिएगा, समतल दर्पण का फोकस दूरी अनंत पर होता है। और अनंत निगेटिव है कि पॉजिटिव है, ये अपना देख लीजिएगा। दिशा जो है कौन सा होगा, ये वाला बात आप लोग जो है बाद में समझिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन पे चले आते हैं जी, 7वां नंबर क्वेश्चन पे चले आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। देखा रखिएगा, अपसारी करने की क्रिया किसको बोलते हैं, अपसारी क्रिया। थोड़ा समझिएगा ध्यान से। ये जो है अगर एक बिंदु से जो है प्रकाश सभी दिशाओं में फैले, अगर एक बिंदु से प्रकाश सभी दिशाओं में फैलता है तो इसको हम लोग बोलते हैं अपसारी क्रिया। क्या बोलेंगे जी, अपसारी क्रिया बोलेंगे, ध्यान रखिएगा। और अगर एक बिंदु पर जो है सभी किरण आके मिल जाए, एक बिंदु पर सभी किरण आके क्या हो जाए जी, मिल जाए, ध्यान रखिएगा, तो ऐसे क्रिया को बोलते हैं अभिसारी क्रिया। कौन सा क्रिया बोलते हैं जी, अभिसारी क्रिया। यहाँ पे हम नाम लिख देते हैं, हई जो है अपसारी क्रिया है। कौन सा क्रिया जी, अपसारी क्रिया। और हई जो है अभिसारी क्रिया है। कौन सा क्रिया जी, अभिसारी क्रिया है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे आप लोग को समझाना चाहेंगे हम लोग कि ये जो लेंस होता है, कौन जो लेंस होता है वो अपसारी क्रिया को दर्शाता है, यानी कि प्रकाश से किरण को फैला देता है। तो आप लोग कहेंगे सर अवतल लेंस जो होता है वो प्रकाश से किरण को फैलाता है। अवतल लेंस क्या करता है जी, प्रकाश से किरण को फैलाता है, यानी कि अवतल लेंस ही अपसारी लेंस कहलाएगा। कैसे फैलाता है थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे मान के चलिए अवतल लेंस हो गया, ठीक है। ये अवतल लेंस जो है ध्यान रखिएगा, प्रधान अक्ष से समांतर जो है जब भी प्रकाश से किरण को गुजारेंगे, प्रधान अक्ष से समांतर जब भी प्रकाश से किरण को क्या करेंगे जी, गुजारेंगे, तो क्या करेगा जी, सभी प्रकाश से किरण को इधर जो है ऐसे फैला देगा। सभी प्रकाश से किरण को क्या करेगा जी, ऐसे फैला देगा। और लगेगा चीज कि एक बिंदु से जो है प्रकाश से किरण जो है सभी दिशाओं में जा रहा है। इसका फोकस जो है लेफ्ट साइड में होता है, ध्यान रखिएगा, यानी कि इसका अवतल लेंस का जो फोकस दूरी होता है वो ऋणात्मक होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये जो है सभी किरणों को, प्रकाश से किरणों का करता है जी, फैला देता है। सभी प्रकाश से किरणों का करता है जी, फैला देता है। तो ये कौन सा क्रिया दर्शा रहा है जी, अपसारी क्रिया दर्शा रहा है, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए इसको अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। वहीं उत्तल लेंस जो है ये अभिसारी क्रिया दर्शाता है। कौन सा क्रिया दर्शाता है जी, अभिसारी क्रिया दर्शाता है। तो इसलिए इस उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। कौन सा लेंस कहते हैं जी, अभिसारी लेंस।
लेंस, क्योंकि यहाँ पे उत्तल लेंस जो है ध्यान रखिएगा क्या करता है जी, प्रधान अक्ष के समांतर जितने भी प्रकाश किरण आएंगे उसको प्रधान अक्ष पे एक बिंदु पर क्या करेगा जी, इकट्ठा कर देगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा जितने भी प्रकाश किरण आएगा सबको जो है इकट्ठा करता जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, एक बिंदु पर इकट्ठा कर देगा, ध्यान रखिएगा। तो इस स्थिति में इस क्रिया को बोलते हैं हम लोग अभिसारी क्रिया। अगर एक बिंदु पर इकट्ठा हो रहा है प्रकाश किरण तो क्या कहेंगे उसको, अभिसारी क्रिया बोलेंगे। और ये जो है उत्तल लेंस में होता है। कौन सा लेंस में होता है जी, उत्तल लेंस में होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग 7 नंबर क्वेश्चन को जरूर समझे होंगे। ठीक है, हम एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास करें ताकि जो विद्यार्थी अगर माने कि सिलेबस नहीं भी पढ़े हो तो उनको भी ये सब चीजें जो है समझ में आए, क्योंकि आप लोग जो है इस चीज को अगर याद रखते हैं ना, बढ़िया से चित्र पे याद रखते हैं, तो आपको परीक्षा में कभी भी दिक्कत होने वाला नहीं है। और बाबू ध्यान रखिए, ये सब क्वेश्चन को नॉर्मल क्वेश्चन मत समझिए, ये सब क्वेश्चन परीक्षा में पूछता है। देखिए 2023 में पूछा है, 2023 में पूछा है, और भी बहुत सारा क्वेश्चन जो है कि मैंने कि अलग अलग मैंने कि साल में पूछा हुआ है, और इसमें बहुत सारा क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड देता है, ध्यान रखिएगा। तो वो सब क्वेश्चन भी क्या करता है, परीक्षा में पूछा करता है। तो आप लोग हम यही कहेंगे कि एक एक क्वेश्चन को, किसी भी क्वेश्चन को कम में मत आकिएगा, हर एक क्वेश्चन को आप लोग जो है देखने का प्रयास कीजिएगा, याद करने का प्रयास कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस बात को ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे आ जाते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है कि एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है। एक अभिसारी किरण पुंज क्या होता है जी, समतल दर्पण पर क्या होते हैं जी, एक अभिसारी जो है किरण पुंज है वो समतल दर्पण क्या होती है जी, आपतित होती है। क्या होती है जी, आपतित होती है। तो परावर्तित किरण पुंज होगा। ठीक है, एक जो अभिसारी किरण है, ध्यान रखिए, अभिसारी किरण कौन सा किरण जी, अभिसारी किरण, यानी कि एक जगह जो इकट्ठा होने वाला किरण है वो। ठीक है, एक जगह इकट्ठा होने वाला जो किरण है ये क्या करते हैं जी, ये समतल दर्पण पर आपतित होती है। तो ये कौन सा क्रिया को दर्शाएगा, इसके बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। ठीक है, ठीक, कौन सा क्रिया को दर्शा सकता है, थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। एक जो है हम लोग समतल दर्पण यहाँ पे खींच लेते हैं। एक क्या करते हैं जी, समतल दर्पण हम लोग यहाँ पे खींच लेते हैं, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर समझिए, एक जो है इस दिशा से जो है प्रकाश किरण आया, ठीक है, और क्या होगा जी, इस दिशा में जो है परावर्तन हो जाएगा। ठीक है, एक जो है इस दिशा से प्रकाश किरण आया, ठीक है, तो क्या होगा जी, इस दिशा में जो है ये क्या होगा जी, परावर्तित हो जाएगा। ठीक है, एक जो है यहाँ पे ऐसे आया और ऐसे आया तो क्या होगा जी, इसका परिवर्तन जो है ऐसे हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। इस टाइप से जो है परिवर्तन होता जाएगा। यानी कि देखिए जितना भी किरण हम एक बिंदु पर गुजार रहे हैं, ध्यान रखिए, एक बिंदु पर इकट्ठा कर रहे हैं, यानी कि इधर से अभिसारी क्रिया दर्शा रहे हैं। कौन सा क्रिया दर्शा रहे हैं जी, अभिसारी क्रिया दर्शा रहे हैं, ध्यान रखिए। तो ऐसी स्थिति में यहाँ से जब परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि परावर्तित किरण पुंज क्या होगा, यानी कि जो परावर्तित हुआ है ना जी किरण पुंज, ये कौन सा होगा। आप लोग क्या मानेंगे यहाँ पे कि एक बिंदु से क्या हो रहा है जी, सब एक जगह से फैल रहा है कि नहीं फैल रहा है जी, तो आप लोग जी सर ये तो फैल रहा है। तो कौन सा क्रिया दर्शा रहा है, अपसारी क्रिया दर्शा रहा है। कौन सा क्रिया दर्शा रहा है जी, अपसारी क्रिया जो है दर्शा रहा है, यानी कि ये जो है अपसारी किरण पुंज बना रहा है। अगर अभिसारी किरण पुंज को प्रधान समतल दर्पण पर जो है हम लोग आपतित कराते हैं तो ये परावर्तन के बाद कौन सा किरण पुंज में बदल जाता है जी, अपसारी किरण पुंज में बदल जाता है। कहने का मतलब एक बिंदु से जो है ऐसा लगता है कि सभी दिशाओं में जो है ये फैल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन जो है ए टिक आउट करेंगे। 8 का जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग 8 का जो है ऑप्शन ए समझे होंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अभिलंब जब डालेंगे, ध्यान रखिएगा, अभिलंब जब डालेंगे तो आपतन कोण परावर्तन कोण को बराबर होगा। ठीक है, हर एक आपतन कोण परावर्तन कोण को बराबर होगा, हर एक आपतन कोण परावर्तन कोण को बराबर होगा। तो जितना इधर से डालने की कोण बनेगा उतना ही इधर से भी कोण बनेगा। ठीक है, जितना कम इधर से कोण बनेगा उतना ही कम इधर से भी कोण बनेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इस वजह से जो है अभिसारी क्रिया द्वारा जो है मैंने कि अगर क्या करते हैं आपतित कराते हैं तो परावर्तन के बाद जो है अपसारी किरण पुंज को दिखाने लगता है। तो 8 नंबर का जो है ऑप्शन ए आप लोग याद रखिएगा। 9 नंबर सवाल देखिए, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। ठीक है, तो समतल दर्पण द्वारा जो आवर्धन होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो हमने क्या बताया कि समतल दर्पण जो होता है, ध्यान रखिएगा, समतल दर्पण ये जो है वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, यानी अगर मान चले कि जो है प्रतिबिंब मान लेते हैं H2 और बिंब मान लेते हैं H1, तो इस दोनों का लंबाई क्या होगा जी, ये दोनों का दोनों लंबाई जो है बराबर होगा, यानी कि प्रतिबिंब का लंबाई और बिंब का लंबाई जो है बराबर होगा। कौन सा दर्पण में जी, समतल दर्पण में। ठीक है, और आप लोग ध्यान रखिएगा ये जो है सीधा प्रतिबिंब बनाता है, यानी कि इस ये भी क्या होगा जी, ऊपर की तरफ बने वस्तु रखेंगे, ध्यान रखिएगा, तो प्रतिबिंब भी ऊपर की तरफ बनेगा, यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा, ध्यान रखिएगा। तो ये प्लस में H रहेगा, ये प्लस में H रहेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये दोनों का दोनों बराबर है। और आवर्धन का सूत्र क्या होता है, तो M = होता है H2 बटा H1 होता है। कहने का मतलब जो है प्रतिबिंब का ऊंचाई बटा में बिंब का ऊंचाई होता है। प्रतिबिंब का ऊंचाई जो है क्या चीज, बिंब की ऊंचाई के बराबर, यानी कि दोनों का दोनों बराबर है। तो क्या होगा जी, कट जाएगा एक बार में। जैसे 5 को 5 से काट सकते हैं ना, बराबर बराबर होता है, तो एक बार
में कट जाता है, 6 को 6 से काट सकते हैं, बराबर होता है तो एक बार में कट जाता है। उस तरह से H2 और H1 जो है बराबर, तो क्या होगा जी, एक बार में कट जाएगा। अब प्लस में प्लस से भाग दें तो प्लस से रहेगा, यानी कि क्या हो जाएगा जी, प्लस में 1 आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो आवर्धन का मान कितना होगा जी, प्लस में 1 होगा। कब, जब समतल दर्पण जो है प्रतिबिंब बनाएगा तब, ठीक है। तो समतल दर्पण हर एक स्थिति में जो भी प्रतिबिंब कहीं भी रख दीजिए अनंत तक, क्योंकि इसका फोकस जो है होता है अनंत पर होता है, ध्यान रखिएगा। तो उसके बीच कहीं भी वस्तु रखिएगा तो एक ही कंडीशन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो समतल दर्पण में कहीं भी प्रतिबिंब रखिए, मैंने वस्तु को रखिए तो उसका प्रतिबिंब जो है सीधा ही बनाएगा, ध्यान रखिएगा, और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाएगा। इसलिए जो है इसका जो है क्या होगा जी, आवर्धन +1 हो जाएगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो 9 नंबर का हो जाएगा जी, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब यहाँ पे 10 नंबर सवाल को थोड़ा सा देख लेते हैं। 10 नंबर सवाल का कर रहा है जी, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है, यानी कि कौन सा जो दर्पण है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, वस्तु का कौन सा प्रतिबिंब बनाता है जी, आभासी प्रतिबिंब बनाता है, यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कौन कौन सा जो है दर्पण बनाता है, इसके बारे में आप लोग से पूछ रहा है। तो क्या समतल दर्पण काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, तो आप लोगों ने जी सर ये तो हमेशा ही काल्पनिक बनाता है। ये हमेशा कौन सा प्रतिबिंब बनाता है जी, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण इहो हमेशा काल्पनिक बनाता है, हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, ध्यान रखिएगा। कौन जी, उत्तल दर्पण जो है हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। अच्छा, अवतल दर्पण जो है काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है कब, जब यहाँ पे फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं वस्तु को, तब, ठीक है। जब फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु को रखते हैं तो उस समय जो है काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, ध्यान रखिएगा, और सीधा प्रतिबिंब बनता है, यानी कि एक कंडीशन में जो है ये भी काल्पनिक बनाता है। उत्तल दर्पण जो है हमेशा काल्पनिक बनाता है और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। हमेशा कौन सा प्रतिबिंब बनाता है जी, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ऑप्शन के हिसाब से, तो समतल दर्पण भी प्रतिबिंब बना रहा है काल्पनिक, उत्तल भी बना रहा है, अवतल भी बना रहा है, यानी कि तीनों दर्पण ही काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। कौन सा ऑप्शन टिक आउट करेंगे जी, इनमें से सभी टिक आउट करेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ से ऑप्शन में जो है याद रखने वाली चीज है वो क्या चीज है, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे उत्तल दर्पण जो है हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, ये याद रखिएगा, उत्तल दर्पण हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है और हमेशा वस्तु से छोटा बनाता है। हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनाएगा जी, हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। वस्तु से हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाएगा, ध्यान रखिएगा। कौन सा प्रतिबिंब बनाएगा जी, वस्तु से हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाएगा। कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। समतल दर्पण क्या होगा जी, तो हमेशा काल्पनिक तो बनाएगा लेकिन वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाता है, हमेशा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाएगा, हमेशा बराबर, ठीक है। तो ये दो फैक्ट आप लोग जरूर याद रखिएगा। और अवतल दर्पण के एक ही स्थिति में काल्पनिक बनता है, वरना सभी स्थिति जो होता है ध्यान रखिएगा वो सब वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। पहला स्थिति है वो जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, कौन सा जी, जब फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु को रखते हैं तब, ठीक है। तो 10 नंबर का हो जाएगा कौन सा जी, ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी दर्पण। उम्मीद करते हैं आप लोग समझे होंगे। 11 नंबर सवाल देख लीजिए थोड़ा सा, कह रहा है कि आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है। तो आकाश में जो है नीला रंग दिखाई देता है वो जो मैंने कि प्रभाव है, ध्यान रखिएगा, वो प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है जी, प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से होता है। अब प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, ध्यान रखिएगा। तो जब देखिए कोई कण पर जो है प्रकाश का कण जो है पड़ता है, ठीक है, प्रकाश का कण क्या होता है जी, किसी कण पे जो है पड़ता है, तो ये जो है पहले अवशोषित करता है, फिर जो है सभी दिशाओं में क्या करता है, इसको फैला देता है। उस प्रकाश से किरण क्या करता है जी, सभी दिशाओं में फैला देता है, ध्यान रखिएगा। और इसी घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और रेले के अनुसार, ध्यान रखिएगा, रेले के अनुसार जो प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य होता है, ध्यान रखिएगा, उसका अगर चतुर्थ घात निकालते हैं, उसको व्युत्क्रमानुपाती निकालते हैं, ठीक है, तो ये प्रकीर्णन को दिखाता है। किसको दिखाता है जी, प्रकीर्णन को, यानी कि प्रकाश का प्रकीर्णन जो होता है वो उसके तरंग दैर्घ्य के चतुर्थ के व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है वो उसके तरंग दैर्घ्य के चतुर्घात के क्या होता है जी, व्युत्क्रमानुपाती के बराबर होता है। रेले का नियम कहता है। और इस नियम के अनुसार से देखें, ध्यान रखिएगा, तो आकाश में जितने भी रंग उपस्थित है, ठीक है, उसमें जो है ध्यान रखिएगा कि नीला रंग जो है सबसे अधिक प्रकीर्णन में प्रभावशाली होता है, यानी कि ये आंखों को जो है दिखाई देता है सबसे बढ़िया से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस वजह से ध्यान रखिएगा कि ये जो है नीला रंग जो है, ध्यान रखिएगा, ये आप लोगों को आकाश में अच्छा खासा प्रतीत होने लगता है। तो कौन सा घटना है जी, प्रकाश का प्रकीर्णन वाला घटना है, जिसकी वजह से आकाश का पूरा रंग किस में बदल जाता है जी, नीला में बदल जाता है, यानी कि नीला रंग जो है ज्यादा मात्रा में दिखाई देता है। तो 11 नंबर का जो है ऑप्शन आप लोग सी याद रख लीजिएगा। 12 नंबर देख लीजिए, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है, यानी कि अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम से विरल माध्यम से सघन माध्यम में क्या करते हैं जी, किसी किरण को भेजते हैं तो वो किधर मुड़ेगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं जी कि यहाँ पे एक जो है क्या करते हैं जी, सतह बना लेते हैं, नीचे जो है एक सघन माध्यम रख लेते हैं, सघन माध्यम के रूप में हम यहाँ पे जल रख लिए,
क्या रख लिए जी, जल रख लिए, तो यहाँ पे जल हो गया। यहाँ पे क्या रख लिए जी, वायु रख लिए। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, ये वायु जो है विरल है, ये वायु क्या है जी, विरल है, यानी कि जिसका घनत्व कम होता है अपेक्षाकृत, ध्यान रखिए, अपेक्षाकृत घनत्व जिसका कम होता है वो विरल होता है, और जिसका घनत्व जो है अपेक्षाकृत ज्यादा होता है वो जो है सघन होता है। वो कैसा होता है जी, सघन होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। यहां से जो हम प्रकाश से किरण को जो है गुजारे, यहां से हम प्रकाश से किरण का किया जी गुजारे, तो ये जो है यहाँ पे अभिलंब है, क्या चाहिए जी, अभिलंब है। ये जाना चाहता था किधर, ये जाना चाहता था इधर जाना चाहता था, ध्यान रखिएगा, लेकिन ये विरल से सघन में जाएगा, ध्यान रखिएगा, तो ये अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। इस घटना को आप लोग समझिए ऐसे कि आप यहां से जो है पत्थर को बहुत जोर से मारते हैं, बहुत जोर से जो है इस दिशा में मारते हैं ऐसे, ठीक है। जैसे ही पानी की सतह पर आएगा वैसे ही इसका वेग कम होगा। अगर वेग कम हो रहा है तो क्या होगा जी, ये नीचे जो है इसे गिर जाएगा, ध्यान रखिएगा, ये ऐसे सीधा नहीं जाएगा, ये नीचे जो है गिर जाएगा। पत्थर मार के आप लोग देखिएगा पानी में अगर गिर रहा है ना, ध्यान रखिएगा, तो ये जो है किसकी वजह से हो रहा है, वेग कम होने की वजह से हो रहा है। तो उसी तरह से प्रकाश जो है वायु में रहता है तो इसका वेग ज्यादा होता है, जैसे ही पानी में पहुंचता है, जल में पहुंचता है, इसका वेग जो है कम हो जाता है। इस वजह से जो है ये प्रकाश जो है अपने पथ से जो है भटक जाता है, यानी कि जो है मैंने क्या चीज दिखाता है जी, ये जो है अपवर्तन दिखाने लगता है, यानी कि जो है अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, यानी कि नीचे गिरने लगता है प्रकाश का किरण, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे देखिएगा अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, प्रकाश किरण किधर मुड़ जाता है जी, अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या होगा जी, विरल माध्यम से जब सघन माध्यम प्रकाश का किरण जब जाता है, ध्यान रखिएगा, तो वो मुड़ता है किधर जी, अभिलंब की ओर मुड़ता है। अगर वहीं जो है सघन से विरल में जाएगा, ध्यान रखिएगा, तो अभिलंब से दूर भागता है, यानी कि अभिलंब से परे हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग इस चीज को याद रख लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस बात को समझे जरूर होंगे। यहाँ पे 13 नंबर सवाल देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। आपको हम उस समय से कह रहे हैं कि किस लेंस की जो फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो आप लोग को ये बात पता होना चाहिए कि उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी होता है वो धनात्मक होता है। उत्तल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है जी, धनात्मक होता है, और पिछले पेज पर ही हम समझाए थे इस बात को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अवतल लेंस का जो फोकस दूरी होता है क्या होता है जी, अवतल लेंस का जो फोकस दूरी होता है वो होता है ऋणात्मक, ठीक है। तो आप लोग इसको याद रख लीजिएगा दोनों के दोनों। अगर नहीं समझ में आया यहाँ पे, ठीक है, समझ आया ही नहीं यहाँ पे, अगर समझ में नहीं आया हो तो वो वाला जो है मैंने कंटेंट देख लीजिएगा जो पिछले पेज बताए थे, ध्यान रखिएगा, तो देख लीजिएगा, तो आप लोग को उत्तल लेंस का जो है फोकस दूरी और अवतल लेंस का फोकस दूरी आपको समझ में आ जाएगा। जिधर फोकस बनेगा प्रकाशीय केंद्र से उसी दिशा को क्या करेंगे जी, मापेंगे। तो ये जो है उत्तल लेंस में जो फोकस दूरी होता है, ध्यान रखिएगा, उत्तल लेंस का फोकस दूरी वो दाहिने तरफ बनता है। किधर बनता है जी, दाहिने तरफ बनता है, यानी कि राइट साइड में बनता है। वही जो अवतल लेंस का फोकस दूरी होता है वो होता है लेफ्ट साइड में, ठीक है। कौन साइड में होता है जी, लेफ्ट साइड में होता है, ध्यान रखिएगा, इसलिए निगेटिव होता है। तो आप लोग 13 का जो है ऑप्शन जो है ए टिक आउट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे दूरी धनात्मक पूछा है, ठीक है। अब यहाँ पे 14 नंबर सवाल देख रहे हैं, चिन्हों की निर्देशांक पार्टी में धनात्मक फोकस दूरी होती है, यानी कि धनात्मक फोकस दूरी किसका होगा। तो अगर यहाँ पे सबको देखिए, लेंस, दर्पण और दर्पण का बात किया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे उत्तल लेंस का जो है फोकस दूरी आप लोगों को पता है कि धनात्मक होता है। उत्तल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है जी, धनात्मक होता है, यानी कि प्लस में पॉजिटिव होगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी पॉजिटिव होगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये है राइट साइड में बनता है। अगर वही बात करते हैं उत्तल दर्पण की, किसका बात करते हैं जी, उत्तल दर्पण का, तो इसका भी फोकस दूरी क्या होता है जी, पॉजिटिव होता है। आप लोग को समझाए हैं हम लोग। यहाँ पे उत्तल दर्पण हो गया, ठीक है, तो यहाँ से प्रकाश किरण गुजारेंगे समांतर, तो क्या होगा जी, ऐसा लगेगा कि यहाँ से जो है आ रहा है, ठीक है, ध्यान रखिए, ऐसा लगेगा कि यहाँ से जो है प्रकाश किरण आ रहा है, यानी कि फोकस जो है ध्रुव के दाहिने तरफ होता है, यानी कि ये भी धनात्मक होता है। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो है धनात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है निगेटिव होती है, क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो है इधर बनता है, ठीक है, ध्यान रखिए। अवतल दर्पण की फोकस दूरी किधर बनता है जी, लेफ्ट साइड बनता है। यहाँ पे जो है काटता है तो इस लेफ्ट में जो फोकस बनता है, ध्यान रखिए, यानी कि ध्रुव के बाएं साइड में बनता है, तो ये ऋणात्मक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा जी, ऋणात्मक हो जाएगा। आप लोग को ध्यान रखना है। तो इस ऑप्शन के हिसाब से देखें तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों का जो है फोकस दूरी कैसा आ रहा है जी, धनात्मक आ रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है डी टिक आउट करेंगे, उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण दोनों का फोकस दूरी जो है धनात्मक हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है आप लोग डी टिक आउट कर लीजिएगा। 14 नंबर का हो जाएगा जी, ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर आप लोग का हो जाएगा। अब यहाँ पे 15 नंबर सवाल को थोड़ा सा देख लेते हैं, बढ़िया सवाल है। देखिए, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है। तो आपको हमने बताया है निर्देशांक जो चिन्ह परिपाटी होता है उसमें सभी दूरियां जो है, ध्यान रखिएगा, वो ध्रुव से मापते हैं। अगर दर्पण है तब, अगर लेंस है, ध्यान रखिएगा, अगर क्या चाहिए जी, लेंस है, तो लेंस में ध्यान रखिएगा प्रकाशीय केंद्र से मापते हैं। किससे मापते हैं जी, प्रकाशीय केंद्र से जो है सभी दूरियां को मापते हैं। आई जो ध्रुव से मापते हैं वो दर्पण के लिए है। किसके लिए जी, दर्पण के लिए। तो दर्पण में ध्रुव से मापते हैं और लेंस में प्रकाशीय केंद्र से मापते हैं। तो जो ऑप्शन में दिया होगा उसके हिसाब से आप लोग टिक आउट कर लीजिएगा। तो 15 नंबर का जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। यहाँ पे 16 नंबर देख लेते हैं, सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण, यानी कि आई जो है 0 के बराबर नहीं है, ठीक है, यानी कि आपतन कोण 0 के बराबर जब नहीं है तब कह रहा है, ठीक है।
अपवर्तन कोण यहाँ पे आर में क्या संबंध होगा, यानी कि यहाँ पे देखिए सघन से विरल में पहुंचाना है, ठीक है, सघन माध्यम के विरल माध्यम में गमन करने पर, यानी कि सघन से विरल में पहुंचाना, ध्यान रखिएगा। यानी कि है जो है सघन माध्यम नीचे, मान के चले कि सघन माध्यम का है जी नीचे है और ऊपर जो है विरल माध्यम है, यानी कि ऊपर जो है वायु है, नीचे जो है जल है। तो आपको पता है कि विरल से सघन में आता है तो अभिलंब की ओर बोलता है, ठीक है, तो सघन से विरल की तरफ जाएगा, अभिलंब मान के चलते हैं, ध्यान रखिए। तो अगर जो है सघन से विरल की तरफ जाता है, ध्यान रखिएगा, तो ई जो है जाना जाता है इधर, लेकिन ई जो है अभिलंब से दूर भाग जाएगा। अभिलंब से क्या होगा जी, दूर भाग जाएगा, ध्यान रखिएगा। अभिलंब से दूर भाग जाएगा तो क्या होगा जी, यहाँ पे जो है कोण आई बनेगा, ध्यान रखिएगा। ई जो है यहाँ पे कोण आई बनेगा, क्यों, क्योंकि आई आपतित किरण है, अभिलंब है, और आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है वो होता है आपतन कोण, ठीक है, आई होगा। यहाँ पे देखिए अभिलंब यहाँ पे है, यहाँ पे अपवर्तित किरण है, तो यहाँ पे जो है कोण आड़ बनेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अभिलंब और अपवर्तन कोण के जो बीच का कोण होता है, अपवर्तित किरण के जो बीच का कोण होता है, हम एक बार फिर से बोल रहे हैं, अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच का जो कोण होता है उसको हम लोग बोलते हैं अपवर्तन कोण। यहाँ पे अपवर्तन कोण आर है, तो यहाँ पे देखिए आई से क्या होगा जी, बड़ा होगा, क्योंकि जाना चाहता था इधर लेकिन ये अभिलंब से दूर भाग गया तो कोण का मान बढ़ा ना जी। तो यहाँ पे देखिए आई जो होगा वो छोटा होगा और आर क्या होगा जी, बड़ा होगा। और ऐसा ऑप्शन किसमें है जी, आर जो है बड़ा ऑप्शन जो है सी में है, ध्यान रखिए। आई को छोटा दिखाया, जिधर टोटी होता है उधर छोटी होता है, तो इधर टोटी बना है तो यहाँ पे आई जो है क्या होगा जी, छोटा होगा और आर क्या होगा जी, बड़ा होगा। तो 16 का जो है ऑप्शन जो है सी आप लोग याद रख लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस बात को समझे होंगे, ठीक है। अगर वही बात करते हैं, अगर माने कि विरल से सघन में आता है तो ऐसी स्थिति में आई से जो है छोटा होता है आर, यानी कि यहाँ पे आई बड़का होता है, आर छोटा होता है। ये कब होगा जी, जब विरल से सघन में जाएगा, जब विरल से सघन में जाएगा, सघन में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आर और आई जो है 0 के बराबर होगा, यानी कि आपतन कोण और अपवर्तन कोण दोनों 0 के बराबर होगा। ये कब होगा जी, जब जो है सतह के लंबवत प्रकाश किरण आएगा, सतह के लंबवत, ठीक है, सतह के लंबवत प्रकाश किरण, सतह के लंबवत प्रकाश का किरण, प्रकाश का किरण आपतित हो, प्रकाश का किरण आपतित हो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ई वाला जो है तीनों कंडीशन आप लोग को याद रख लेना है, क्योंकि इसमें से किसी भी कंडीशन से आपसे सवाल परीक्षा में पूछा जा सकता है, क्योंकि 2023 में आगाज कर दिया है इस प्रश्न के बारे में, तो आप लोग से पूछा तो जा सकता है। तो आप लोग सभी जो है प्रश्नों का आंसर यहाँ पे ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आई और आर जो है परावर्तन में होता है, ध्यान रखिएगा। प्रकाश का परावर्तन ध्यान रखिएगा, प्रकाश के परावर्तन में, प्रकाश के परावर्तन ध्यान रखिएगा। इसमें जो है कोण आई और कोण आर बराबर होता है। इसमें आई जो प्रकाश का आपतन कोण होता है और आर क्या होता है जी, प्रकाश का परावर्तन कोण होता है, ठीक है। तो ये प्रकाश के परावर्तन में कोण आई और कोण आर जो है दोनों के दोनों बराबर होते हैं। तो यहाँ पे 16 नंबर के लिए जो है एक ही कंडीशन बनता है, ऑप्शन सी। बाकी अलग अलग कंडीशन के लिए हमने अलग अलग जो है बात बता दिया, तो आप लोग जो है 16 का ऑप्शन सी याद रखेंगे और बाकी भी ऑप्शंस को याद रखेंगे। इसीलिए कहते हैं कि आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखें, क्योंकि आप लोगों को बहुत सारे कंसेप्ट बताते हैं। एक ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, उसमें जो है ऑप्शन के हिसाब से भी ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, साथ में उससे जुड़ा हुआ फैक्ट भी बताते हैं। तो इसमें अगर 122 को ऑब्जेक्टिव है ना जी, तो हम 122 को नहीं बताएंगे, समझिए कि 200 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव बता देके जाएंगे यहाँ से। तो आप लोग इस वीडियो को हो या फिर मेरे प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियोस है, आप लोग एकदम मन लगा करके पढ़ाई कीजिए, क्योंकि अगर आप लोग पढ़ाई करेंगे तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छा मार्क्स जरूर लाएंगे, क्योंकि पढ़ने वाले विद्यार्थी का ही मार्क्स आता है। जो वीडियोस को छोड़ के भाग जाते हैं उनका मार्क्स कभी भी नहीं आता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप पढ़ रहे हैं, आप अभी मेरे बातों को सुन रहे हैं, आपका मार्क्स बेहतर आएगा, इस बात को समझिए, ठीक है। अब यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन पे चले आते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, यानी कि लेंस बनाना है तो उसमें प्रयोग नहीं कर सकते, तो कौन सा पदार्थ होगा जी, तो ध्यान रखिएगा, वो जो पदार्थ होगा, ध्यान रखिएगा, वो अपारदर्शी पदार्थ होगा। कौन सा पदार्थ होगा जी, अपारदर्शी पदार्थ होगा। क्यों, क्योंकि अगर उसका प्रयोग कर देंगे तो प्रकाश किरण आर पर नहीं होगा, और जब आर पर नहीं होगा तो वो लेंस की भांति काम ही नहीं करेगा। तो क्या जल से प्रकाश आर पर हो जाएगा जी, हो जाएगा, यानी कि जल का प्रयोग करके हम लोग लेंस बना सकते हैं। कांच से प्रकाश आर पर हो जाएगा जी, तो आप लोग जी सर एकदम हो जाएगा, यानी कि कांच से भी हम लोग लेंस बना सकते हैं। यहाँ पे प्लास्टिक देखिए, अगर प्लास्टिक का चीज प्लास्टिक जो है पारदर्शी है तब तो प्रयोग कर सकते हैं, अगर प्लास्टिक जो है अपारदर्शी हो गया तो इसका भी प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं मिट्टी, मिट्टी जो है ये अपारदर्शी ही होता है। मिट्टी कैसा होता है जी, अपारदर्शी होता है, ध्यान रखिएगा। तो अपारदर्शी होता है तो कंफर्म हो गया, इसका तो प्रयोग कर ही नहीं सकते, तो ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही आंसर होगा। भाई कंफ्यूजन वाला को नहीं टिक आउट करना है, यहाँ पे कंफर्म एक आंसर मिल गया, मिट्टी, इसका प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि अपारदर्शी है। अगर इसका प्रयोग कर दिए
तो क्या होगा जी, प्रकाश का किरण जो है आर पार नहीं होगा। अगर नहीं होगा प्रकाश का आर पार किरण, ध्यान रखिएगा, तो लेंस की भांति काम ही नहीं करेगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा बबुआ। यहाँ पे 18 नंबर सवाल को देख लेते हैं, बहुत ही बढ़िया सवाल है। कौन सवाल है जी, एक उत्तल लेंस की क्षमता जो है एक डायऑप्टर है। यहाँ पे बात कर रहे हैं उत्तल लेंस की, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो ध्यान रखिएगा वो दाहिने तरफ होती है, कि राइट साइड में होती है। उत्तल लेंस की फोकस कहाँ होती है जी, राइट साइड में होती है, ध्यान रखिएगा। इसलिए जो है ये पॉजिटिव होगा। क्या होगा जी, पॉजिटिव होगा। यानी कि निगेटिव वाला जो है आंसर सीधे सीधे खत्म हो गया, निगेटिव वाला आंसर जो है सीधे से खत्म हो गया। अब लहाना आप लोग को इसी में से है, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा कि एक डायऑप्टर है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक और चीज बात को ध्यान रखिएगा, लेंस का जो क्षमता का ए सही मात्रक होता है और डायऑप्टर होता है। लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक क्या होता है जी, डायऑप्टर होता है। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो यहाँ पे पूछा है कि लेंस की फोकस दूरी है, ये पूछा है। तो आप लोग को पता है कि जो लेंस की फोकस दूरी होती है एफ होती है, वो 1/p होती है, यानी कि लेंस की क्षमता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। या फिर जो लेंस की क्षमता होती है वो जो है क्या होती है जी, तो 1/f होती है, यानी कि फोकस दूरी के व्युत्क्रम होती है। तो ये दोनों सूत्र होता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे फोकस निकालना है तो हम लोग फोकस निकालने का हाई वाला सूत्र है, तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। अगर लेंस का क्षमता निकालना होता तो इस सूत्र का प्रयोग हम लोग कर लेते हैं लेंस का क्षमता निकालने के टाइम में। यहाँ पे हमको फोकस ही निकालना तो इसका हम लोग प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे स्पष्ट रूप से देखिए कह रहा है कि यहाँ पे एक है लेंस की जो क्षमता है वो एक डायऑप्टर दे दिया। यहाँ पे पी की जब हम क्या करेंगे जी, एक डायऑप्टर भरेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए फोकस का जो मान निकलेगा, वो फोकस दूरी का जो मान निकलेगा वो डायऑप्टर में अब नहीं निकलेगा, अब जो है ये मीटर में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फोकस जो होता है मीटर में होता है। ये फोकस किस में होता है जी, मीटर में होता है। तभी जो है डायऑप्टर में मान निकलता है। किस में निकलता है जी, डायऑप्टर मान निकलता है कब, जब फोकस को हम लोग मीटर में रखते हैं तब। अगर 1 से 1 को भाग देते तो क्या होता है जी, ये 1 मीटर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। यानी कि फोकस दूरी कितना हो गया जी, 1 मीटर हो गया। और 1 मीटर का मतलब होता है वो 100 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पे जो है प्लस में जो है 100 सेंटीमीटर टिक आउट करेंगे, क्योंकि उत्तल लेंस की जो है फोकस दूरी धनात्मक होती है, यानी कि राइट साइड में होती है, और राइट साइड में होने की वजह से जो है प्लस वाला ही आंसर हो सकता है। तो यहाँ पे 10 तो नहीं होगा, कौन होगा जी, यहाँ पे 100 सेंटीमीटर होगा। तो आप लोग एक डायऑप्टर जो है अगर लेंस की क्षमता है तो उसका फोकस दूरी कितना होगा जी, यहाँ पे हो जाएगा आप लोग का 100 सेंटीमीटर। 19 नंबर सवाल देख लेते हैं। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब, कोई बिंब है जिसका वास्तविक है, ठीक है, प्रतिबिंब कैसा जी, वास्तविक है और समान साइज का है, यानी कि प्रतिबिंब भी समान साइज का है, ध्यान रखिए। इसका माने कि बनाना है तो बिंब को उत्तल लेंस के, हाई देखिए उत्तल लेंस के सामने कहां रखा जाना चाहिए। तो देखिए हाई जो है उत्तल लेंस है, ये कौन सा लेंस है जी, उत्तल लेंस है। और आपको हमने बताया कि उत्तल लेंस का जो है प्रधान अक्ष है, तो यहाँ पे प्रकाशीय केंद्र हो गया, ठीक है। यहाँ पे फोकस होता है और यहाँ पे फोकस का दुगुना दूरी होता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे फोकस का दुगुना दूरी, ठीक है। और यहाँ पे हम मान लेते हैं अनंत को, ठीक है। अब बात को समझिएगा ध्यान से, इधर भी एक फोकस होता है और इधर भी क्या होता है जी, फोकस का दुगुना दूरी होता है, और इधर भी अनंत होता है, ठीक है। क्योंकि लेंस के 2 मुख्य फोकस होते हैं, लेंस के 2 मुख्य फोकस होंगे। तो इस तरफ वाले को जो है मैंने क्या चीज करते हैं, डैश में कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि प्रकाश किरण हमेशा इधर से गुजरते हैं, तो राइट साइड में फोकस बनेगा, ध्यान रखिए। तो ये जो है फोकस मेन होगा, ठीक है, ध्यान रखिए। हाई सेकेंडरी फोकस होगा, हाई वाला जो है मेन फोकस होगा अगर चीन परिपाटी का यूज करते हैं तो, ठीक है। अब यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। हमें जो है वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करना है, तो लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब किधर बनेगा जी, राइट साइड में बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब सब किधर बनेगा जी, राइट साइड में बनेगा लेंस में, ठीक है। और यहाँ पे लेफ्ट साइड में कौन सा प्रतिबिंब बनता है जी, काल्पनिक यानी कि आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो लेफ्ट में जो है जो प्रतिबिंब बनेगा वो काल्पनिक बनेगा, लेंस के लिए बात कर रहे हैं। और राइट साइड में जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक बनेगा। यानी कि यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब बनाने के दाहिने तरफ बनाना है, यानी कि 1 नंबर वाला कंडीशन आप लोग नहीं कर सकते, क्योंकि 1 नंबर कंडीशन में जो है काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु से माने कि क्या चीज बड़ा प्रतिबिंब बनाता है और जो है सीधा प्रतिबिंब बनाता है, ध्यान रखिएगा। और 1 नंबर कंडीशन क्या होता है जी, तो लेंस और मुख्य फोकस के बीच वाला कंडीशन होता है। दूसरा हम लोग कहाँ वस्तु को रख सकते हैं जी, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा फोकस पर रख सकते हैं। तीसरा कहाँ रख सकते हैं जी, तो फोकस और फोकस के दुगुने दूरी पर रख सकते हैं, यानी कि 3 और पर रख सकते हैं। और चौथा कहाँ रख सकते हैं जी, तो फोकस के दुगुने दूरी पर रख सकते हैं। पांचवा फोकस दूरी के दुगुने दूरी और अनंत के बीच रख सकते हैं। छठा जो है अनंत पर रख सकते हैं। तो इसमें से देखिए 1 नंबर वाला जो प्रतिबिंब है कंडीशन है, 1 नंबर वाला कंडीशन, इसमें ध्यान रखिएगा कि जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है वो काल्पनिक बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है जी, काल्पनिक बनता है, ठीक है। वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है और साथ में जो है सीधा बनता है। तो इस कंडीशन को तो हम लोग छांट देंगे क्योंकि काल्पनिक बनता है, ठीक है।
बाकी अब कंडीशन को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। अगर फोकस पे अगर किसी वस्तु को रखते हैं, अगर फोकस पे किसी वस्तु को रखते हैं, कहां पे जी, उत्तल लेंस के सामने, उत्तल लेंस के सामने अगर फोकस पे किसी वस्तु को हम लोग रखते हैं तो ऐसे स्थिति में इस फोकस वाले वस्तु का प्रतिबिंब बनता है अनंत पे, और ये बहुत बड़ा बनता है, वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनता है, सबसे बड़ा प्रतिबिंब है ये बनता है यहाँ पे अनंत में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए दोनों का 3 और पे आते हैं, यानी कि फोकस और फोकस के दुगुने दूरी पर, तो ये वाला जो प्रतिबिंब की वस्तु होता है, ध्यान रखिएगा, इसका प्रतिबिंब बनता है अनंत और का चीज फोकस के दुगुने दूरी के बीच में, और ये जो है वस्तु से बड़ा तो होता है लेकिन एक ज्यादा बड़ा नहीं होता है। तो हाई हो गया 2 नंबर कंडीशन का, हाई 3 नंबर कंडीशन का हो गया। अब देखिए हाई जो 2f होता है, ध्यान रखिएगा 2f जो होता है ये वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाता है, 2f पर ही बनाता है, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाता है, कौन सी जी, 2f पर ही बनाता है। और देखिए इधर जो है वास्तविक प्रतिबिंब हो गया, कौन सा प्रतिबिंब होगा जी, वास्तविक प्रतिबिंब हो गया, क्योंकि इधर जो है राइट साइड में बन रहा है, उल्टा होगा, कौन सा का जी, उल्टा होगा, और साथ में वस्तु के बराबर होता है। देखिए ये लंबाई यहां से घटते जाता है, ध्यान रखिए लंबाई का होगा जी, घटते जाएगा। देखिए 5वां जो कंडीशन होता है 2f और अनंत के बीच होता है, तो इसका प्रतिबिंब बनता है 2f और f के बीच बनता है, तो ये 5वां कंडीशन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसको जो छठा कंडीशन जो है f पर ही रहेगा, छठा कंडीशन किस पर रहेगा जी, f पर ही रहेगा, ध्यान रखिएगा, ये छठा कंडीशन हो गया। ठीक है, तो यानी कि अनंत पर अगर वस्तु रखते हैं तो प्रतिबिंब इसका बनता है फोकस पे, अगर फोकस पे वस्तु रखते हैं तो अनंत पर प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अगर 2f पे रखेंगे तो 2f पर ही प्रतिबिंब बनेगा, जितना बार का वस्तु उतना ही बार का प्रतिबिंब। अगर वस्तु सीधा रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा उल्टा, अगर यहाँ पे उल्टा वस्तु रख देंगे तो यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा सीधा बनेगा, लेकिन प्रधानक से नीचे ही बनेगा, ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं, अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि अगर इस क्वेश्चन का बात करें तो वास्तविक बनाना है और समान साइज का बनाना है, तो वस्तु कहाँ रखना चाहिए, तो वास्तविक और समान साइज का जो प्रतिबिंब है 4 नंबर कंडीशन बन रहा है, और 4 नंबर कंडीशन का है जी, तो फोकस के दुगुने दूरी पर है, 2f का मतलब फोकस का दुगुना दूरी। ठीक है, तो फोकस के दुगुने दूरी पर हम लोग को वस्तु को रखना पड़ेगा, तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो बधाई हो, आप लोग जो है 19 को क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, बहुत अच्छे ढंग से आप लोग पढ़े हैं, इस बात का ध्यान रखिए। तो बहुत अच्छे ढंग से अगर आप लोग पढ़े हैं तो यार चलिए ना 20 नंबर पे भी तो चल लेते हैं, लेकिन 20 नंबर अभी नहीं बताएंगे। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा धुंधला धुंधला टाइप का है, तो थोड़ा सा हमको मैंने की क्या चीज बढ़िया से पढ़ के बताना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग पास तो किताब शायद नहीं होगा, अगर है तो किताब निकाल कर देख लीजिएगा, नहीं है तो थोड़ा सा जो है हम जो पढ़ रहे हैं सवाल को उसको थोड़ा सा बढ़िया से ध्यान से देखिएगा। लेकिन इससे पहले हमको पानी पीना पड़ेगा, तो 1 मिनट रुक जाइए, हम पानी पी लेते हैं। तो आ गए आप लोग, देखिए यहाँ पे 20 नंबर सवाल को देख लीजिए। कह रहा है कि किसी गोलीय दर्पण, सवाल को तो बढ़िया सुनिएगा, अगर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस से दोनों की फोकस दूरियां माइनस में 15 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि किसी गोलीय दर्पण और किसी पतले गोलीय लेंस है, ये दोनों का जो फोकस दूरी है वो माइनस में 15 सेंटीमीटर है। तो दर्पण और लेंस संभवतः क्या है, तो आप लोग बताइएगा। ये फोकस दूरी दिया है, क्या दिया जी, फोकस दूरी माइनस में दिया है, यानी कि f का मान जो है माइनस में 15 सेंटीमीटर दिया है। अब आपसे हम पूछना चाहते हैं कि बबुआ इतना हम आपको बताए, बहुत बकवास किए हैं यार, प्यार से हम आपसे पूछ रहे हैं, बता दीजिए ना कि फोकस दूरी जो ऋणात्मक होता है वो कब होता है, कौन सा दर्पण में होता है। तो आप लोग कहेंगे सर अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो जो है ऋणात्मक होता है, अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो ऋणात्मक होता है, क्योंकि वो लेफ्ट साइड में बनता है। अगर आप लोग चित्र को दिमाग में याद कर पा रहे हैं तो जरूर याद कीजिएगा, नहीं याद कर पा रहे तो आप लोग जाके चित्र देखिए, हमने पहला चैप्टर पे, पहले पहला पेज पे ही आपको चित्र बना करके दिए थे, वहीं पे समझाए थे, तो उससे जा करके जरूर एक बार फिर से देख लीजिएगा, फिर यहाँ पे आकर के समझने का प्रयास कीजिए। ऋणात्मक होता है अवतल दर्पण का। अगर हम लेंस का बात करते हैं तो उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा कि अवतल जो लेंस होता है इसका फोकस दूरी जो होता है वो भी लेफ्ट में होता है, यानी कि ये भी ऋणात्मक होता है, निगेटिव होता है, निगेटिव होता है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे दर्पण और लेंस दोनों का दोनों क्या हो जाएगा जी, अवतल हो जाएगा, यानी कि 20 का जो है आप लोग ऑप्शन जो है ए याद रखेंगे, क्योंकि ए जो है फोकस दूरी ऋणात्मक दिया है, और ऋणात्मक फोकस दूरी अवतल दर्पण तथा अवतल लेंस का ही होता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे बबुआ। 21 नंबर सवाल और 22 नंबर सवाल जो है बचवा सबका सवाल है, और आप लोग बचवा है ना जी, तो थोड़ा सा आप लोग बताइए ना। ठीक है, देखिए प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, तब प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। कौन नियम है जी, 2 नियम है।
प्रकाश के अपवर्तन का दो को नियम है, ध्यान रखिएगा। इसमें से पहला नियम कहता है कि प्रकाश का किरण, ध्यान रखिएगा, अगर प्रकाश का किरण ऐसे मत बोलिए, डायरेक्ट बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब सभी एक ही तल में होता है। ये होता है पहला नियम। एक बार फिर से सुन लीजिए, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। ठीक, पहला नियम हो गया। दूसरा नियम अपवर्तन का कहता है, क्या कहता है जी, तो किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। ठीक है, जिसे हम लोग म्यू से सूचित करते हैं। ठीक है, और ई म्यू से सूचित करते हैं, ध्यान रखिएगा। और ई म्यू बराबर होता है, ध्यान रखिएगा, साइन आई और बटा में जो है साइन आर। और इसी नियम को हम लोग बोलते हैं स्नेल का नियम। कौन सा नियम बोलते हैं जी? स्नेल का नियम, जो कि शायद 1621 ईस्वी में जो है इस नियम का प्रतिपादन किया था, ध्यान रखिएगा। तो ये प्रकाश का अपवर्तन का जो दूसरा नियम है उसी को हम लोग बोलते हैं स्नेल का नियम। ठीक है, तो ये दूसरा नियम जो है आप लोग याद रख लीजिएगा, पहला नियम याद रखिएगा, कहीं पे लिख लीजिएगा, काम आएगा सब्जेक्टिव में। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, इसके भी दो गो नियम है। पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब सभी एक ही तल में होता है। इसमें पहला नियम सेम है लगभग। ठीक है, रखिएगा। यहाँ पे दूसरा नियम क्या कहता है जी, कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर होते हैं। इसमें जया वया कुछ नहीं लगाना है, कि साइन कुछ नहीं लगाना है। ठीक है, डायरेक्ट कोण आई जो होता है वो कोण आर के बराबर होता है। ठीक है, तो इसका भी दो गो नियम होता है। तो प्रकाश के परावर्तन का भी दो गो नियम, प्रकाश के अपवर्तन के भी दो गो नियम। तो आप लोग सवाल को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, अगर सवाल दिखाई नहीं दे रहा हो तो। यहाँ पे 23वां सवाल देख लीजिए, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो आप सभी लोग को पता है कि उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। दर्पण का तो प्रयोग होता ही नहीं है। एकमात्र उत्तल लेंस है जो क्या करता है जी, जूम करके प्रतिमा बनाता है, यानी कि आवर्धित प्रतिमा बनाता है, काल्पनिक प्रतिमा बनाता है, ध्यान रखिएगा। और साथ में ये जो है सीधा प्रतिमा बनाता है। इसी खासियत की वजह से उत्तल लेंस का प्रयोग हम लोग सरल सूक्ष्मदर्शी में किया करते हैं। यानी कि 23 का जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहां पे देखिए कह रहा है कि किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक का मान होता है, अपवर्तनांक यानी कि इसको म्यू से सूचित करते हैं, रखिए इसको, ठीक है, रखिए। तो ये म्यू का जो मान होता है क्या होता है जी, साइन आई बटा साइन आर होता है। आप लोगों को ये बात याद रखना है। ठीक है, ये अपवर्तनांक का सूत्र होता है। क्या होता है जी, यहाँ पे म्यू बराबर साइन आई बटा में साइन आर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसका परिभाषा कैसे निकालते हैं? तो आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात अपवर्तनांक कहलाता है। क्या कहते हैं इसको परिभाषा में? आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात अपवर्तनांक कहलाता है। तो अपवर्तनांक का परिभाषा आप लोग कहीं पे कॉपी पे लिख लीजिए, एक बार फिर से बोल देते हैं। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात जो है अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक है, इस तरह से आप लोग लिख लीजिए। 25वां सवाल को देख लीजिए। एक उत्तल लेंस होता है, तो उत्तल लेंस जो ध्यान रखिएगा वो ऐसा होता है उत्तल लेंस। ठीक है, यानी कि देखिए किनारा पर ध्यान रखिएगा, किनारा पर क्या होता है जी, पतला होता है। किनारा पर क्या होता है जी, पतला होता है। और बीचों में क्या होता है जी, मोटा होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, जैसे उत्तल लेंस ध्यान रखिएगा ये मोटाइल आदमी के जैसा होता है। ठीक है, उत्तल लेंस मोटाइल आदमी के जैसा होता है। जैसे देखिए एक आदमी जो होता है ध्यान रखिएगा, उसका मुंह ऐसा होता है, अब पेटवा जो ऐसा निकल जाता है, ध्यान रखिएगा, पेटवा का निकल जाता है जी, ऐसे आगे निकल जाता है। तो ये ऐसा जो अगर मैंने कहा जी कोई व्यक्ति है, ध्यान रखिएगा, ऐसा कोई व्यक्ति है, ध्यान रखिएगा, जिसका पेट निकला हुआ है, तो वो उत्तल वाला में आएगा। तो आप लोग इसी से याद रखिएगा, क्या जी बीच में मोटा होगा, यानी कि पेट उसका मोटा होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ऐसा स्थिति में उत्पन्न होगा तो उसको उत्तल लेंस बोलेंगे। यानी कि उत्तल लेंस ऐसा होता है, ध्यान रखिएगा, किनारा पर पतला, बीच में मोटा होता है। ठीक है, तो बीच में समझिए पेट निकला होता है इसका उत्तल लेंस का। तो यहाँ पे किनारों की अपेक्षा क्या होता है जी, बीच में मोटा होता है, यानी कि बीच में मोटा जो है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो 25 से कौन सा हो जाएगा जी, ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा बबुआ। तो यहाँ पे 25 नंबर तक का सवाल समझ गए। और ये सवाल जो है यानी कि 15 को इस वीडियो में बताना है, तो जल्दी हम नहीं बताएंगे, आप लोग को बहुत ही आराम से बताएंगे। किस बात की जल्दबाजी है, आराम से पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए, याद करते चलिए। कह रहा है कि अवतल लेंस का आवर्धन जो है एम वो किसके बराबर होता है? तो ध्यान रखिएगा, आवर्धन जो है एम वो भी बटा यू के बराबर होता है। ठीक है, अगर वही दर्पण कह देता है, अगर क्या लगा देता है जी, दर्पण लगा देता है, तो दर्पण में जो है दर्पण में जो ध्यान रखिएगा वो आवर्धन का जो मान होता है एम का मान वो होता है माइनस में भी बटा यू होता है। तो ये दर्पण में माइनस हो जाता है और लेंस में ये प्लस में रहता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो 26 नंबर का जो है ऑप्शन जो है डी याद रखिएगा। साथ ही साथ दर्पण वाला भी आवर्धन का सूत्र याद रखिएगा, एम इज इक्वल टू माइनस में भी बटा यू। एक्चुअल में आवर्धन का जो है 3 गो सूत्र होता है, जो कि सब्जेक्टिव में डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में भी ध्यान रखिए, इस वीडियो में नहीं, ये पूरा चैप्टर में जो है 2-3 गो जो है सूत्र आपको आ ही जाएगा। जैसे एक सूत्र ऑलरेडी बता चुके हैं, क्या आवर्धन का सूत्र क्या होता है जी, प्रतिबिंब का ऊंचाई अब बटा में बिंब का ऊंचाई।
दूसरा यहाँ पे सूत्र बता दिए दर्पण के लिए, लेंस के लिए, दोनों के लिए बता दिए। एक और सूत्र बताएंगे, अभी आगे बताएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो दो सूत्र आप लोगों के लिए हो गया आवर्धन का, ठीक है। तीसरा सूत्र आगे मिलेगा। 27 नंबर देखते हैं जी। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे वक्रता त्रिज्या आर है, वक्रता त्रिज्या क्या है जी, आर है, ध्यान रखिएगा, वक्रता त्रिज्या। और यहाँ पे जो एफ है वो फोकस दूरी है, एफ क्या है जी, फोकस दूरी। तो आपको पता है ये बात कि गोलीय दर्पण का जो वक्रता त्रिज्या होता है वो फोकस दूरी का दुगुना होता है, ठीक है। फोकस दूरी का जो है दुगुना होता है, यानी कि ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जो मैंने फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के जो बीच संबंध होता है वो होता है या तो एफ बराबर r/2 होता है, या फिर r बराबर का होता है जी 2f होता है। अगर r का मान लिखेंगे तो 2f लिखेंगे, अगर f का मान लिखेंगे तो r/2 लिखेंगे। है दोनों एक ही, ध्यान रखिएगा, है दोनों का दोनों का चीज एक ही सूत्र है, ध्यान रखिएगा, जिसको जो है यहाँ पे मैंने कि क्या करते हैं जी, फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों का दोनों सूत्र को आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे 27 का जो है ऑप्शन ए याद रख लिए, बहुत अच्छी बात है। 28 नंबर देखिए, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। तो निर्गत किरण सबसे पहले किसको कहते हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। जैसे यहाँ पे एक आयताकार जो है कांच का स्लैब ले लेते हैं, मोटा है ये कांच का स्लैब, ठीक है, ध्यान रखिए ये मोटा है। यहाँ पे हम थोड़ा सा बात करते हैं, हम एक अभिलंब डाल लेते हैं, यहाँ पे क्या डाल लेते हैं जी, अभिलंब डाल लेते हैं आप लोग को समझाने के लिए, ठीक है। ये अभिलंब हमने डाल दिया। देखिए इधर जो है वायु है, इधर क्या है जी, वायु है, भाई जो है कांच है, ये क्या चीज है जी, कांच है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे फिर वापस जो है वायु है, क्योंकि यहाँ पे कांच का स्लैब रखा है तो बाकी इसके चारों तरफ क्या होगा जी, यानी कि वायु भी होंगे, बस ये इतना ही दूर जो एरिया है वो कांच का है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं जी, आपतित कराते हैं एक किरण को, यहाँ से एक किरण को हमने आपतित कराया, तो जाहिर सी बात है कि वायु की अपेक्षा कांच जो है सघन माध्यम होगा। तो सघन माध्यम होगा तो क्या चीज, यहाँ से ई जाना चाहता था इधर, यहां से जाना चाहता था इधर, ठीक है, रखिएगा। लेकिन क्या होगा जी, यानी कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण इधर मुड़ जाएगा, ये क्या होगा जी, इधर मुड़ जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, प्रकाश के अपवर्तन के कारण इधर मुड़ेगा। अब यहां से जो है फिर वापस जो है वायु में जा रहा है, कहने का मतलब क्या है जी, यहां से वापस से वायु में जा रहा है, मतलब कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पे भी एक अभिलंब डाल लें, एक अभिलंब हम लोग यहाँ पे भी डाल लें, तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखिएगा भाई जो है यहाँ से अपवर्तन होगा, ध्यान रखिएगा। तो ये अभिलंब से दूर भागेगा और इधर की तरफ जाएगा, ध्यान रखिएगा, ये अभिलंब से दूर भागेगा और इधर जाएगा, ठीक है। तो यानी कि देखिए प्रकाश जाना चाहता था इधर, लेकिन इधर यानी कि चला है, तो हाई जो दूरी होता है, ध्यान रखिएगा, आपतित किरण और क्या चीज हाई निर्गत जो किरण हो गया, ध्यान रखिएगा, इसके बीच का दूरी होता है उसको पार्श्विक विस्थापन बोलते हैं। और हाई वाला जो किरण है ना जी, इसी को निर्गत किरण बोलते हैं, थोड़ा समझिएगा ध्यान से। हाई वाला जो किरण है इसको आपतित किरण बोलते हैं। कौन सा किरण बोलते हैं जी, आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाई जो अपवर्तित हुआ था तो इसको बोलेंगे अपवर्तित किरण, क्या बोलेंगे जी, इसको अपवर्तित किरण। और यहां से ध्यान रखिए, हाई अपवर्तित किरण जो है बाहर निकल रहा है तो इसको बोलेंगे निर्गत किरण, जो बाहर निकल गया, ध्यान रखिएगा, तो इसको क्या बोलेंगे जी, निर्गत किरण बोलते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखिएगा। अब आपको समझते हैं सवाल को, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच से कोण को क्या कहते हैं, थोड़ा समझिए ध्यान से। भाई देखिए, अभिलंब और आपतित किरण के बीच से कोण को आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं जी, आपतन कोण, क्या कहते हैं इसको, आपतन कोण कहते हैं, ठीक है, ये आपतन कोण हो गया। देखिए अभिलंब और जो है क्या चीज है, अपवर्तित किरण है, हाई अभिलंब है, तो इसके बीच जो कोण बनेगा उसको बोलेंगे हम लोग अपवर्तन कोण। कौन सा कोण बोलेंगे जी, अपवर्तन कोण बोलेंगे। इस चीज का आपको ध्यान रखिएगा। उसी तरह से है निर्गत किरण है और यहाँ पे अभिलंब है, तो इसके बीच का जो कोण बनता है उसको ई से शुरू करते हैं, और ई जो होता है निर्गत कोण होता है। कौन सा कोण होता है जी, निर्गत कोण होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो कौन सा कोण हो गया, निर्गत कोण हो गया। तो यही बात है, आप समझिए, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है उसको हम लोग निर्गत कोण बोलते हैं, ठीक है। आपतन कोण किसको बोलते हैं जी, तो आपतित किरण, कच्छी जी, आपतित किरण और साथ में कौन सा किरण जी, मतलब कौन सा किरण नहीं, अभिलंब है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है वो आपतन कोण होता है। परावर्तन कोण क्या होगा जी, तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण, परावर्तित किरण, ठीक है, ध्यान रखिएगा, और अभिलंब के बीच में प्लस में अभिलंब यहाँ पे लिख देते हैं, इसके बीच में अगर कोण बनता है, ध्यान रखिएगा, तो उसको बोलते हैं परावर्तन कोण, ठीक है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच से कोण बनेगा तो क्या बोलेंगे, इसको आपतन कोण बोलेंगे। और वही निर्गत किरण और अभिलंब के बीच से कोण बनेगा तो उसको निर्गत कोण बोलेंगे, ध्यान रखिएगा। अगर वही बात करते हैं अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण बनेगा तो उसको अपवर्तन कोण बोलेंगे। तो इस तरह से आप लोग जो है नामकरण करना सीख लीजिए। 28 का जो है ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। निर्गत किरण के बीच में जो कोण बनेगा, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच में कोण बनेगा तो उसको निर्गत कोण कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे 29 नंबर देख लेते हैं, 1 मीटर फोकस दूरी वाले
उत्तल लेंस की क्षमता होगी। तो आपको पता है कि उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है, उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो होती है धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो होती है क्या होती है, धनात्मक होती है। तो ऋणात्मक वैल्यू क्या कर रहा है, इस बात को सबसे पहले खत्म कीजिए। यानी कि हई जो है 3 का ऑप्शन हो सकता है। पहले का ऑप्शन जो है छांट लिए, क्योंकि प्लस में होता है। उत्तल लेंस का जो है फोकस क्या होता है जी, प्लस में होता है। ठीक है, अब यहाँ पे फोकस दूरी जो है 1 मीटर है, यानी कि एफ का मान जो है 1 मीटर है, और फोकस हमको मीटर में ही चाहिए। जब हम लोग सूत्र निकालते हैं, क्या लगाते हैं, क्षमता लगाते हैं, तब क्षमता निकालते हैं। तो क्षमता का सूत्र क्या होता है जी, पी इज इक्वल टू होता है 1/f होता है। अब देखिए 1f का मान जो है 1 मीटर ही है, ध्यान रखिएगा। तो क्या होगा जी, 1 में 1 से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे मीटर ऊपर जाएगा तो ये डायफ्टर में कन्वर्ट होता है अगर क्षमता निकालते हैं तो, क्योंकि लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रा क्या होता है जी, डायफ्टर होता है। तो यहाँ पे पी का मान क्या होगा जी, 1 डायफ्टर होगा, ये प्लस में होगा। तो यहाँ पे प्लस में दिया है, ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये 1 डायफ्टर नहीं है, ये 1 डायफ्टर नहीं है। तो यहाँ पे 29 में करना हो जाएगा जी, ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग ऐसे निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान सा सवाल होता है, और आप लोग जो है छोड़ करके चले आते हैं। तो छोड़ना नहीं है, क्योंकि आप झक्कास बाबा के चेले हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए, किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक, सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। किसी अवतल दर्पण द्वारा क्या होता है जी, काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है, और आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। भाई जो अवतल दर्पण है, ध्यान रखिए, दर्पण के बारे में बात कर रहा है, काल्पनिक बना रहा है, सीधा बना रहा है, आवर्धित यानी कि वस्तु से बड़ा बना रहा है। तो ये वस्तु कहाँ पे स्थित होगा, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कंडीशन नंबर 1 पे, यानी कि काची जी, ध्रुव और फोकस के बीच स्थित होगा, ध्यान रखिएगा। इस समय इस अवतल दर्पण में ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अवतल दर्पण अगर है, ध्यान रखिएगा अवतल दर्पण, ठीक है, हम यहाँ पे बना ही देते हैं ना, तो आप लोग क्या कहेंगे, सर इस समझ में नहीं आया, जबकि आप लोग को समझाए थे हम। ठीक है, क्या समझाए थे, थोड़ा समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे अवतल दर्पण है, कौन सा दर्पण है जी, अवतल दर्पण है। यहाँ पे ध्रुव है, यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे जो है वक्रता केंद्र है। अगर ध्रुव और फोकस के बीच में किसी वस्तु को रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के यानी कि दूसरे तरफ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। बड़ा प्रतिबिंब बनता है, सीधा बनता है, ध्यान रखिए। इसका अपना एक खासियत होगा, ये बड़ा होगा, सीधा होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और साथ में क्या होगा जी, एक काल्पनिक होगा, यानी कि आभासी होगा, ध्यान रखिएगा। क्या होगा जी, काल्पनिक यानी कि आभासी होगा। तो ये तीनों कंडीशन जो है कब आ रहा है जी, ध्रुव और फोकस के बीच रख रहे हैं तब। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि दर्पण और उसके फोकस के बीच है। तो दर्पण और फोकस के बीच, यहाँ पे ध्रुव के बारे में कहें चाहे दर्पण के बारे में डायरेक्ट कहें, तो दर्पण और फोकस के बीच कहें या फिर ध्रुव और फोकस के बीच कहें, बात जो है दोनों के दोनों सेम है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो 30 नंबर का आप लोग जो है ऑप्शन ए याद रखिएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग इस बात को समझे होंगे। 31 नंबर, किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा बनता है, यानी कि सीधा और छोटा बनेगा, ध्यान रखिए। तो सीधा भी प्रतिबिंब बनेगा और छोटा भी बनेगा। तो ऐसा जो है एकमात्र एक ही दर्पण है, वो है उत्तल दर्पण, ठीक है, ध्यान रखिए। अगर अवतल दर्पण छोटा प्रतिबिंब बनाता है ना, ध्यान रखिए, ये छोटा प्रतिबिंब बनाता भी है तो ये उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। जब छोटा प्रतिबिंब बनाता है तो उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, ध्यान रखिए। और ये कंडीशन कब होता है जी, 5 नंबर और 6 नंबर, यानी कि ठीक है जी, यहाँ पे अवतल दर्पण में ध्यान रखिएगा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, ठीक है। और फिर क्या चीज, छठा जो कंडीशन होता है वो अनंत पर होता है। ये दो कंडीशन में छोटा प्रतिबिंब बनाता है लेकिन उल्टा बनाता है। लेकिन सब बात क्या है, सीधा का। तो सीधा जो है एकमात्र दर्पण बनाता है, कौन सा जी, उत्तल दर्पण, जो कि हम लोग शुरुआत में ही बताया था कि ये वाला बात आप लोग याद रखिएगा समतल दर्पण उत्तल दर्पण के बारे में, ठीक है। और समतल दर्पण क्या करता है जी, ये जो है सीधा प्रतिबिंब बनाता है, सीधा प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन ये बराबर प्रतिबिंब बनाता है। ये क्या होता है जी, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाता है। आप लोग ध्यान रखिए, छोटा प्रतिबिंब नहीं बनाता है समतल दर्पण, ये बराबर प्रतिबिंब बनाता है। तो अगर पूछते हैं परीक्षा में किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं बराबर होता है, देखिए बराबर होता है रखिएगा, तो कौन सा हो जाएगा जी, ऑप्शन सी, मतलब कि सी समतल दर्पण मारिएगा। लेकिन यहाँ पे छोटा के बारे में बात करें, छोटा जो है एकमात्र उत्तल दर्पण बनाता है, ठीक है। अवतल दर्पण जो है सभी प्रकार के प्रतिबिंब बना लेता है, छोटा, उल्टा, बड़ा, सीधा सब बनाता है प्रतिबिंब, लगभग सभी प्रकार का जो है प्रतिबिंब ये अवतल दर्पण बनाता है। तो आप लोग कंडीशन जो है याद रखिएगा, 6 कंडीशन है, 6 कंडीशन को हमने समझाया है अच्छे से, आप लोग जाकर के जरूर याद रखिएगा। 32वां सवाल देख लीजिए, यहाँ पे अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण क्या करता है जी, तो एक जगह प्रकाश किरण को इकट्ठा करता है, तो इसको बोलते हैं अभिसारी दर्पण। कौन सा दर्पण बोलते हैं जी, अभिसारी दर्पण। एक दर्पण है यहाँ पे अवतल दर्पण, ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रधान अक्ष हो गया, प्रधान से समांतर कोई भी किरण गुजार लीजिए, प्रधान से समांतर क्या कीजिए, कोई भी किरण आप लोग गुजार लीजिए। इस सभी किरणों का करेगा जी, एक जगह इकट्ठा कर देगा यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखिए, एक जगह करेगा जी इकट्ठा कर देगा, ध्यान रखिएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं अभिसारी क्रिया। कौन सा क्रिया बोलते हैं जी, अभिसारी क्रिया। एक जगह जो इकट्ठा कर देना, ध्यान रखिएगा, तो उसको बोलते हैं अभिसारी क्रिया। तो अवतल दर्पण का होता है जी अभिसारी होता है। अगर अपसारी की बात करते हैं, ये जो है उत्तल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है जी, उत्तल दर्पण होता है। वहीं अगर लेंस में बात करें तो अभिसारी लेंस जो होता है उत्तल लेंस होता है, ठीक है।
अभिसारी लेंस कौन सा होता है जी, उत्तल लेंस होता है, और अपसारी लेंस अवतल लेंस होता है। तो आप लोग जो है इसमें एक दूसरे से उल्टा याद रखिए, कंफ्यूजन नहीं रखना है, चित्र पे आप लोग को याद रखना है। चित्र इंपॉर्टेंट है इस सब चैप्टर में। चित्र पे अगर आप लोग याद रख लिए ना दी तो परीक्षा में कभी भी कंफ्यूज नहीं होइएगा। हम तो यहाँ पे चित्र पे ही याद रखें, इसलिए हमको याद रहता है और ज्यादा दिन तक इसको याद भी रख पाते हैं। लेकिन अगर आप लोग चित्र से नहीं याद रखते हैं तो आप लोग को समस्या होगी तो होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। 32 का हम लोग सीधे से आते हैं 33 नंबर पे। सवाल अगर नहीं दिख रहा हो तो हम पढ़ देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है, यानी कि उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब होता है देखिएगा वो हमेशा काल्पनिक बनाता है और छोटा ही प्रतिबिंब बनाता है, तो ऑप्शन ए ही हो जाएगा। वास्तविक तो बनाता ही नहीं है प्रतिबिंब उत्तल दर्पण, ठीक है। काल्पनिक और बड़ा, बड़ा तो नहीं बनाता है, बड़ा तो प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक नहीं बनाता है, तो ऑप्शन जो है ए ही बिल्कुल सही आंसर है। बाकी कोई ऑप्शन जो है इसमें छोड़ मैंने क्या चीज सही नहीं है। 34 नंबर सवाल देख लीजिए, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो समतल दर्पण हमेशा काल्पनिक बनाता है, उत्तल दर्पण भी हमेशा काल्पनिक बनाता है, लेकिन अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, खाली एक कंडीशन छोड़ करके। ध्रुव और फोकस के बीच रखेंगे तो उसी समय काल्पनिक बनाएगा। इसके अलावा बाकी कहीं भी पांचों कंडीशन में रखते हैं तो सबका क्या होता है जी, वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो 34 का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। अब कई विद्यार्थी यहाँ पे सभी दर्पण देखेंगे ना जी, तो सभी दर्पण मार के आगे बढ़ जाएंगे, जहाँ पे सभी दिया तो सभी हो जाएगा, ठीक है। ऐसा माइंड में उन लोगों को चलते रहता है, लेकिन ध्यान रखिए यहाँ पे गलत हो जाएंगे आप लोग, ठीक है। तो 35 नंबर सवाल को देख लीजिए, निम्नलिखित में किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। किसमें जो है बड़ा प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, इस बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे बड़ा बनाना है और वास्तविक बनाना है। समतल तो हमेशा बराबर प्रतिबिंब बनाता है, उत्तल हमेशा छोटा ही प्रतिबिंब बनाता है। समतल दर्पण हमेशा बराबर प्रतिबिंब बनाता है, उत्तल दर्पण हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। अब यहाँ पे अवतल दर्पण और अवतल लेंस के बारे में बात करें तो अवतल लेंस भी हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। अवतल लेंस भी क्या करता है जी, हमेशा छोटा और क्या जी काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो एकमात्र कौन सा ऑप्शन बच गया जी, अवतल दर्पण। यही क्या होगा जी, वास्तविक बनाएगा और बड़ा बनाएगा। कब कब बनाता है जी, जब फोकस पर रखते हैं तब, और एगो फोकस और मैंने क्या चीज माने कि वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं तब, यानी कि कंडीशन नंबर 2 और कंडीशन नंबर 3 पे जब रखेंगे तो क्या होगा जी, यहाँ पे ई होगा वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा। तो ये दो कंडीशन में जो है ये वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, तो इसलिए ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको डायग्राम याद रखने की जरूरत है, आप लोग इसको बढ़िया से याद रख लीजिएगा चित्र पे, तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो 35 का जो है ऑप्शन सी हो गया। अब यहाँ पे 36 नंबर पे आ जाते हैं। 36 नंबर सवाल क्या कर रहा, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है जी, तो समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाता है देखिए वो वास्तविक तो कभी भी नहीं होता है, कभी वास्तविक कभी काल्पनिक होता है क्या, नहीं होता है, खाली क्या होता है जी, काल्पनिक होता है, ध्यान रखिएगा। और वस्तु के बराबर होता है, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाता है, इस चीज को मत भूलिएगा। वस्तु के बराबर ही हमेशा प्रतिबिंब बनाता है, काल्पनिक बनाएगा, सीधा बनाएगा और वस्तु के बराबर बनाएगा प्रतिबिंब, ध्यान रखिएगा। ये कौन जी, समतल दर्पण। कौन सा दर्पण जी, समतल दर्पण। इस चीज को आप लोग को याद कर जाना है, भूलना नहीं है। ना 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 भूलिएगा, पाप लगेगा, भूलना नहीं है। 37 नंबर देख लीजिए, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनाना है, तो आवर्धित यानी कि बड़का प्रतिबिंब बनाना है, बड़का प्रतिबिंब, ठीक है। तो कौन सा मैंने कि प्रकार से दर्पण से बनेगा, तो समतल दर्पण तो हमेशा बराबर प्रतिबिंब बनाता है, इससे नहीं बनेगा। उत्तल दर्पण हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, इससे भी नहीं बनेगा। यहाँ पे अवतल दर्पण जो है ये बना सकता है, ठीक है, ये बना सकता है आवर्धित प्रतिबिंब यानी कि बड़ा प्रतिबिंब। अगर सीधा चाहिए तो रखिए कहाँ जी, ध्रुव और फोकस के बीच रखिए। अगर माने कि सीधा नहीं चाहिए, उल्टा चाहिए, आप लोग कहाँ रखिए जी, यानी कि दर्पण है तो यहाँ पे वक्रता केंद्र के माने कि बाद रखिए, ठीक है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखिए। और यानी कि अगला कंडीशन का चाहिए अनंत पर रखिए, यानी कि पांचवा और छठा कंडीशन में क्या होगा जी, ये जो है आवर्धित प्रतिबिंब आपको दे देगा उल्टा में, ठीक है, यानी कि वास्तविक में दे देगा। और यहाँ पे क्या चाहिए, जब ध्रुव और फोकस के बीच रखेंगे तो काल्पनिक में ई बने कि बड़ा प्रतिबिंब बना के देगा, सीधा प्रतिबिंब बना के देगा, यानी कि तीनों कंडीशन में जो है आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है अवतल दर्पण। तो 37 का क्या होगा ऑप्शन जो है ए, 37 का जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 38 नंबर देखिए, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है जी, सीधा होता है, और उल्टा प्रतिबिंब हमेशा ध्यान रखिएगा वास्तविक होता है। उल्टा प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है जी, वास्तविक होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। औंधा तिरछा तो होता ही नहीं है, तो ई वाला तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, या तो सीधा या फिर उल्टा, याद रखिएगा। तो सीधा काल्पनिक होता है और उल्टा जो है वास्तविक होता है। उल्टा दिख रही है तो यहाँ के आधा ल होता है, ऐसा होता है उल्टा,
ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, उल्टा जो लिखा है वो गलती लिखा है। 39 नंबर देख लीजिए, किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है, यानी कि आभासी यानी काल्पनिक भी बनेगा और साथ में छोटा बनेगा, तो ये जो है उत्तल दर्पण होता है। अवतल दर्पण में ध्यान रखिएगा, अगर छोटा प्रतिबिंब बनेगा ध्यान रखिए तो वो आभासी नहीं काल्पनिक बनेगा, चीज होता है, वास्तविक होता है, ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। समतल दर्पण कभी भी छोटा प्रतिबिंब बनाता ही नहीं है, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाता है। तो ये खाली ऑप्शन जो है बी बच जाता है, तो आप लोग ऑप्शन जो है बी आप लोग टिक आउट करके आगे बढ़ जाइएगा। यहाँ पे पूछ रहा है क्या चीज, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी जो होती है धनात्मक होती है, तो कौन सा दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है जी, उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण का फोकस दूरी होता है वो धनात्मक होता है। समतल दर्पण का फोकस दूरी के बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे, बस अनंत पर होता है, ध्यान रखिएगा। ये जो है आपका जो है ऋणात्मक धनात्मक नहीं पूछेगा, ये जो है ऋणात्मक धनात्मक नहीं पूछेगा, इस बारे में ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए अवतल दर्पण कैसे जी, अवतल दर्पण, अब ये अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो होता है ऋणात्मक होता है, क्योंकि लेफ्ट साइड में होता है। तो आप लोग जो है ऑप्शन जो है बी टिक आउट कीजिएगा, कैसे कि इसका जो फोकस दूरी होता है धनात्मक होता है, ठीक है। तो उत्तल दर्पण ऐसे यहाँ पे बना लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये प्रधान अक्ष हो गया, ये प्रधान अक्ष के समांतर अगर वस्तु मैंने कहा प्रकाश से किरण गुजारते हैं तो क्या होगा जी, ऐसा लगेगा कि यहाँ से जो है आ रहा है क्या चीज, प्रकाश का किरण, तो परावर्तन होगा तो ऐसा लगेगा कि प्रधान से किसी एक बिंदु से आ रहा है, इसलिए यहाँ पे देखिए ध्रुव होगा और यहाँ पे फोकस होगा, ठीक है। तो ये फोकस कहाँ जा रहा है जी, दाहिने तरफ जा रहा है, और दाहिने तरफ का दूरी क्या होता है जी, धनात्मक होता है, इसीलिए उत्तल दर्पण में जो है फोकस दूरी धनात्मक होता है। तो 40 नंबर का जो है ऑप्शन आप लोग बी याद रख लीजिएगा। अब यहाँ पे 41 नंबर से जो क्वेश्चन है आपको हम लोग पार्ट 2 में पढ़ लेंगे, ठीक है। 41 नंबर से जो क्वेश्चन है वो आप लोग पार्ट 2 से पढ़िएगा। ये पार्ट 2 कहाँ मिलेगा जी, तो आप लोग को प्लेलिस्ट जाकर खोलना है, प्लेलिस्ट में जाइएगा तो फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव का प्लेलिस्ट खोलिएगा, सब्जेक्टिव को मत खोल लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव का प्लेलिस्ट खोलना है, वहां से जो है पार्ट 2 देख लीजिएगा, आपको जो है दूसरे नंबर पर वीडियो मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जरूर जल्दी से आ रहे हैं, तो आइए पानी उन्हें पी करके तो जल्दी से आइए, तो प्लेलिस्ट में पार्ट 2 देखने के लिए जल्दी से एकदम 41 नंबर से आप लोग को पढ़ाते हैं, जल्दी से आ जाइए। ओके बाय।